औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सिलसिला जारी है और उसके अंदर हम लोग आजकल ऑपरेटर्स को ओवरलोड करने के तरीके देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ऑपरेटर्स को हम किस तरीके से ओवरलोड करेंगे। हम लोगों ने यूनरी ऑपरेटर, इंक्रीमेंट, बोथ द प्री इंक्रीमेंट, बोथ द प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डेक्रीमेंट एंड पोस्ट डेक्रीमेंट हम देख चुके थे। हम लोगों ने बाइनरी ऑपरेटर्स में प्लस और माइनस को देखा था कि उसको हम किस तरीके से जो है वो ओवरलोड कर सकते हैं। आज इसी सिलसिले को हम आगे लेके चलेंगे और हम मज़ीद देखेंगे कि हम लोगों ने आगे जो है वो क्या डिस्कस करना है, क्या हमने पढ़ना है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एक तो मेरे इस चैनल को, जिसका नाम है कोड विद फैसल, इसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे आप लोगों को, इसमें नॉलेज में आपका इजाफा हुआ हो वीडियो देखने के बाद, तो इस वीडियो को आप जो है वो लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, इसके ऊपर आप कमेंट्स दे सकते हैं। और इस वीडियो को जो है लाजमी तौर पे आप लोग जो है फर्स्ट टाइम जो है एटलीस्ट एक दफ़ा कम अज़ कम आप यूट्यूब पे लाजमी देखें कंप्लीट। इसको फिर आप बाद में जब भी चाहें आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी कुछ रिक्वेस्ट के साथ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। ओके जी, आज के लेक्चर में हम लोगों ने अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमारी जो स्लाइड थी उसमें हमारा जो एक लेक्चर था, लेक्चर नंबर 11, उसकी आखिरी एक टॉपिक था वो रह गया था। हम उसको आज डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम अपने लेक्चर नंबर 12 के ऊपर आएंगे। ठीक है, जो कि हमारा बेसिकली आज का लेक्चर है। ओके, ठीक है जी। ये कॉन्कैटिनेटिंग स्ट्रिंग्स के ऊपर हम थे। यहाँ पे हमने सिलसिला जो था वो मुनक़ता किया था, यहीं से ही हम इसको जो है स्टार्ट करते हैं। कॉन्कैटिनेटिंग स्ट्रिंग्स, आपके पास ये सिंपल प्रोग्राम है। इसका, इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मेन फंक्शन है आपका। मेन फंक्शन के अंदर हमने एक कैरेक्टर टाइप की एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की है। स्ट्रिंग str1 उसका नाम है, 12 उसकी, उसका साइज हमने मेंशन किया है, 12 इज इक्वल टू हेलो हमने उसको असाइन कर दिया है। ठीक है, जो आपकी कैरेक्टर अरे होती है वो एक्चुअली उसको हम स्ट्रिंग्स भी कह सकते हैं, क्योंकि जो स्ट्रिंग है आपकी HELLO, ये जो हेलो, इसमें जो कैरेक्टर्स हैं हेलो के अंदर, तो ये कंबाइन होके ना कैरेक्टर अरे कहलाती है स्ट्रिंग आपकी। इसी तरीके से हमने कैरेक्टर टाइप की एक दूसरी स्ट्रिंग बनाई है str2। ठीक है, और हमने उसको असाइन कर दिया वर्ल्ड उसके अंदर। तो पहली स्ट्रिंग में हेलो पड़ा है, दूसरी पहली कैरेक्टर अरे में हेलो पड़ा है, दूसरी कैरेक्टर अरे के अंदर वर्ल्ड पड़ा हुआ है। ये आपके पास स्ट्रिंग का एक फंक्शन है, कॉन्कैटिनेट का फंक्शन है। कॉन्कैटिनेट का फंक्शन का काम ये है कि दो स्ट्रिंग्स को, हेलो और वर्ल्ड, ये जो दो स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, या दो जो कैरेक्टर अरेज हैं, इनको ना ये मिला के एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, एक स्ट्रिंग बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके पास strcat स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का फंक्शन है। ये str1 और str2 को आपस में कॉन्कैटिनेट कर देगा। ठीक है, और हम जब सी आउट करेंगे str1, तो हमें str1 के कंटेंट्स दिखा देगा और str2 के कंटेंट्स भी हमें दिखा देगा। तो इसको जब चलाएंगे हम, तो पहला जो स्टेटमेंट आपकी जब चलेगी, तो मेमोरी के अंदर आपका एक 12 लोकेशंस की एक अरे बन जाएगी, जिसके अंदर जो है हेलो ये आपके कैरेक्टर्स हैं, और आखिरी कैरेक्टर, जो आखिरी कैरेक्टर के बाद वाला जो कैरेक्टर होता है उसको नल कैरेक्टर कहते हैं, \0। ठीक है, ये हर आपकी कैरेक्टर अरे के अंदर होगा। इसके बाद ये दूसरी जब आपकी अरे बनेगी, तो दूसरी ये जो स्टेटमेंट आपकी चलेगी, सॉरी, तो आपकी एक और अरे बन जाएगी str2 के नाम से। और हमने इसके अंदर मेंशन नहीं किया था कि इसका साइज क्या होगा, लेकिन इसके जितने भी टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो ही इसका बेसिकली साइज बन जाएगा। और इसका भी आखिरी कैरेक्टर जो है वो \n होगा। ओके जी, फिर इसके बाद हम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करने वाली। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो एक्चुअली होगा ये
कि आपकी स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 ये दोनों आपस में या दो दो अरेज के अंदर पड़ी हुई जो स्ट्रिंग्स हैं वो आपस में कॉन्केटिनेट हो जाएंगी और ये एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएंगी, और जिस स्ट्रिंग के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगी यानी कि जिस स्ट्रिंग के अंदर ये कॉन्केटिनेशन हो जाएगी वो आपकी str1 है, जो आपकी जो पहला आर्ग्यूमेंट है इस strcrt का। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट सेकंड आर्ग्यूमेंट के दोनों मिला के एक कैरेक्टर, इन दोनों स्ट्रिंग्स को मिला के एक स्ट्रिंग बना देगा, और वो जो नई स्ट्रिंग बनेगी ना उसको str1 के अंदर स्टोर कर देगा। ठीक है, तो ये आपकी str1 के अंदर हेलो वर्ल्ड जो है वो दो स्ट्रिंग्स हैं हेलो और वर्ल्ड, उनकी जो कॉन्केटिनेशन होगी वो रिजल्ट जो है वो str1 के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। अब जब मैं str1 को आउटपुट करूंगा तो मुझे हेलो वर्ल्ड नजर आएगा, और जब मैं str2 को आउटपुट करूंगा तो स्ट्रिंग 2 जो है आपकी जिसमें वर्ल्ड लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे जो प्लस हमारे पास जो प्लस का ऑपरेटर है यानी कि जो बाइनरी एडिशन का जो ऑपरेटर है, इट कैन नॉट बी यूज्ड टू कॉन्केटिनेट द सी स्ट्रिंग्स या सी प्लस प्लस स्ट्रिंग्स, दैट इज यू कैन नॉट से स्ट्रिंग 3 str3 इज इक्वल टू str1 प्लस str2, मीन्स कि आपका जो प्लस का ऑपरेटर है उसका काम नहीं है कि वो स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट करता फिरे, उसका काम है वो दो इंटीजर वैल्यूज को या दो फ्लोट वैल्यूज को या दो डबल वैल्यूज को आपस में ऐड करे या इनके मिक्सचर को आपस में ऐड करे। ठीक है, इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है। सेम इज द केस इन दिस पर्टिकुलर सिनारियो के इसका ये काम नहीं है कि ये str1 और str2 को आपस में, अगर मैं str1 लिख दूं, ठीक है, जो कि आपका ये कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है, कैरेक्टर टाइप की अरे है, और ये आपका str2 ये दूसरा स्ट्रिंग है, ठीक है, और इसको अगर मैं कॉन्केटिनेट करने की कोशिश करूंगा तो ये जो है कर नहीं पाएगा इसको। ठीक है, इन दोनों को आपस में कॉन्केटिनेट नहीं कर पाएगा ये, क्योंकि ये इस काम के लिए बना नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि वी कैन ओवरलोड द प्लस ऑपरेटर टू परफॉर्म सच कॉन्केटिनेशन, के हम अगर चाहें तो हम इस प्लस ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। हम अगर चाहें कि प्लस का ऑपरेटर जो है जब मैं लिखूं दो स्ट्रिंग्स के दरमियान में, तो दो स्ट्रिंग्स को वो आपस में कॉन्केटिनेट कर ले, या मैं दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में लिखूं और ऑब्जेक्ट्स के अंदर अगर कैरेक्टर टाइप की अरे पड़ी है तो उस उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के कैरेक्टर टाइप की अरे को वापस में कॉन्केटिनेट कर दे। ठीक है, तो ये मैं कर सकता हूं और यही हमने करना है। ये मेरे पास एक क्लास है मेरी, ठीक है, जिसका नाम है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो है वो कैपिटल एस हमने रखना है क्योंकि स्मॉल एस विद स्ट्रिंग विद अ स्मॉल एस इज ऑलरेडी कंसिडर्ड एज अ टाइप इन सी प्लस प्लस। इस क्लास के अंदर प्राइवेट डेटा मेंबर है, मेरे पास एक कैरेक्टर टाइप की अरे है, उसका नाम है str, उसके अंदर टोटल 80 कैरेक्टर्स हैं। ये आपका ये आपका इस क्लास का जो है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, और इसके अंदर एक एक अगर आप देखें तो ये एक फंक्शन है, स्ट्रिंग का फंक्शन है strcpy यानी कि स्ट्रिंग कॉपी। ये क्या करेगा कि ये जो str आपकी जो अरे है ना, कैरेक्टर टाइप की जो अरे है, ठीक है, इसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो इसके अंदर पुट कर देगा। यानी कि इसके दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं strcpy के। जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो भी कैरेक्टर टाइप का एक पॉइंटर होगा, दूसरा भी कैरेक्टर टाइप का एक पॉइंटर होगा। ठीक है, तो str जो है वो बेसिकली मेरी एक कैरेक्टर टाइप की अरे का नाम है। तो अरे कैरेक्टर टाइप की अरे हो या इंटीजर टाइप की अरे हो, या अरे की जो भी टाइप हो, अरे का जो नाम होता है ना उसके अंदर जो है वो भी कंसिडर किया जा सकता है। इट कैन बी ऑल्सो ट्रीटेड एज अ पॉइंटर टू दी अरे, बिकॉज अरे का जो नाम होता है ना, उस वो जो अरे का नाम अगर आप सिंपली लिखेंगे तो वो आपके बेसिकली इस अरे के पहली लोकेशन ही को, यानी कि जिसको हम कहते हैं बेस एड्रेस यानी कि स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द अरे, उसी को ही पॉइंट कर रहा होता है। तो यहाँ पे मैंने अरे का नाम लिखा है कॉमा एम्प्टी एम्प्टी स्ट्रिंग यानी कि डबल कोट्स, और डबल कोट्स मैंने लगाए हैं विच इज एन एम्प्टी स्ट्रिंग। तो बेसिकली ये जो एम्प्टी स्ट्रिंग है आपके इस कैरेक्टर अरे str के अंदर आके कॉपी हो जाएगा, ये आपकी स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन है। देन आपके पास ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को हम एक स्ट्रिंग टाइप का हम इसको कैरेक्टर टाइप का एक अरे पास करेंगे। तो कैरेक्टर टाइप की जो अरे होगी, जो कि लेट्स सपोज कैरेक्टर टाइप का एक अरे एस है, तो इस अरे के जो कंटेंट्स होंगे ना वो इस str आपकी इस क्लास के str डेटा मेंबर जो है, जो कि खुद बजाते खुद एक कैरेक्टर टाइप के अरे है, इसके अंदर ये कंटेंट्स कॉपी हो जाएंगे। ठीक है, जब भी मैं पैरामीटर्स वाले इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करूंगा। फिर आपके पास ये डिस्प्ले का फंक्शन है वॉइड डिस्प्ले कॉन्स्ट। ये डिस्प्ले का फंक्शन मैंने इसके अंदर कांस्टेंट इसलिए डिफाइन किया हुआ है बिकॉज इसका 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 कोई लेना देना नहीं है आपके डेटा मेंबर्स की वैल्यू को चेंज करने से रिलेटेड। तो लिहाजा मैं नहीं चाहता कि डिस्प्ले का फंक्शन जो है वो गलती से भी आपके इस str वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सके, लिहाजा इसको मैंने कॉन्स्ट डिक्लेयर किया है। ठीक है, एंड इसका काम क्या है, ये आपकी जो स्ट्रिंग जो अरे है, जो आपकी इस कैरेक्टर टाइप की जो अरे है, सॉरी बार बार स्ट्रिंग कह रहा हूँ, इसका नाम एक्चुअली साथ में str रखा हुआ है,
तो बहरहाल जो कैरेक्टर टाइप की अरे है ना, उसके कंटेंट्स ही आपको डिस्प्ले का फंक्शन जो है वो क्या करेगा, डिस्प्ले करके देगा। ओके जी, फिर जो हम करना चाह रहे हैं भाई, हम तो ये करना चाह रहे थे, हमारा तो मकसद ये था कि हम प्लस का जो ऑपरेटर है उसको हम ओवरलोड कर लें, ताकि मैं दो स्ट्रिंग्स को या दो कैरेक्टर टाइप के अरेज को आपस में कॉन्केटिनेट कर सकूं। तो स्ट्रिंग आपकी क्लास का नाम, ऑपरेटर प्लस, ठीक है, ये फंक्शन है आपकी इस क्लास का, जो कि इस प्लस के ऑपरेटर को क्या करेगा, ओवरलोड करेगा। और इसको एज एन आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग टाइप का, इसको एज एन आर्ग्यूमेंट, यानी कि ये जो क्लास है ना आपकी स्ट्रिंग क्लास, इसी का ही एक ऑब्जेक्ट रिसीव होगा एज एन आर्ग्यूमेंट। और ये जो फंक्शन है इसको भी मैंने कॉन्स्ट डिक्लेयर किया है, ठीक है। बहरहाल ये जब फंक्शन जब चलेगा, ये फंक्शन तब चलेगा जब इस क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में आप प्लस का ऑपरेटर जब लगाओगे मेन फंक्शन के अंदर, तो आपका ये वाला जो मेंबर फंक्शन है ना, ये वाला चलना शुरू हो जाएगा। जब ये चलना शुरू हो जाएगा तो इसमें इसमें आपकी जो क्लास है जिसका नाम स्ट्रिंग है, उसी टाइप का एक टेम्प नाम का वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा। यहाँ पे मैं कंडीशन लगा रहा हूँ कि मैं ये देख रहा हूँ कि यार अगर दो जो स्ट्रिंग्स हैं, यानी कि दो जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके स्ट्रिंग क्लास के, जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उन दो ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो str जो अरे है, कैरेक्टर अरे, उनको मैं कॉन्केटिनेट करने से पहले ये चेक करना चाहता हूँ कि उन दोनों अरेज के अंदर मौजूद नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं वो कहीं 80 से ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि आपकी जो कैरेक्टर अरे है उसके अंदर 80 कैरेक्टर्स ही स्टोर हो सकते हैं, एक से ज्यादा 80 से ज्यादा स्टोर नहीं हो सकते। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ strlen ये एक फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग का कैरेक्टर अरे का लेंथ फाइंड आउट करके देगा। इसमें मैंने एक डाल दिया str आपकी इस क्लास का वेरिएबल है, क्लास का डेटा मेंबर है। और अगर आपको याद हो तो हमने प्लस ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था कि जब भी प्लस ऑपरेटर आप लगाओगे, अगर आपने उसको ओवरलोड किया हुआ है और दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में आप लगाओगे, तो प्लस ऑपरेटर के दो ऑपरेंड्स होंगे, एक राइट हैंड साइड पे, एक लेफ्ट हैंड साइड पे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऑपरेंड होगा ना, दैट ऑब्जेक्ट विल बी द कॉलिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि हम उसको कंसीडर करेंगे कि उसने इस ऑपरेटर प्लस नामी फंक्शन को कॉल किया है। तो जो भी कॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है ना, उसके जो डेटा मेंबर्स होते हैं ना, वो डायरेक्टली एक्सेसिबल होते हैं उसके कॉलिंग मेंबर फंक्शन के अंदर। तो ये जो str है, ये वो ऑब्जेक्ट जो कि प्लस ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है, उसका डेटा मेंबर यहाँ पे एक्सेस हो रहा है। और जो ऑपरेटर आपके राइट हैंड साइड के ऊपर है प्लस साइन के, उस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट जो है वो आपका इस फंक्शन के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट आके वो पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो कॉपी हो जाएगा। मींस कि वो एसएस वेरिएबल में जो आपकी स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसमें वो पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट आके कॉपी हो जाएगा, जो कि आपके प्लस ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, सॉरी राइट हैंड साइड पे होगा। तो यहाँ पे हम जो है ना चेक कर रहे हैं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ the str data member of that object which is existing on the left hand side of the plus operator, and हम चेक कर रहे हैं लेंथ ऑफ the str वेरिएबल ऑफ दैट ऑब्जेक्ट जो कि प्लस ऑपरेटर के राइट हैंड साइड के ऊपर है, ठीक है। हम ये देख रहे हैं कि यार लेंथ चेक करो इस ऑब्जेक्ट के str कैरेक्टर अरे और str जो कैरेक्टर अरे ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज एग्जिस्टिंग ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द प्लस ऑपरेटर, इन दोनों की जो स्ट्रिंग्स की जो लेंथ है ना वो चेक करो, यानी कि इन दोनों को आपस में ऐड करो। इन दोनों की स्ट्रिंग जो है, ये जो कैरेक्टर अरे है str, इसके अंदर मौजूद जो कैरेक्टर्स है ना उनको काउंट करो और उनको आपस में ऐड करो। अगर ये कैरेक्टर्स इफ दे आर लेस देन 80, तो फिर क्या करो कि आप strcpy स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन इस्तेमाल करो, और जो कॉलिंग आपका जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट है आपका, यानी कि जो प्लस ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है, उसकी जो ये जो str वेरिएबल है, इसके जितने भी कंटेंट्स हैं, इसको ना आप टेम्प, जो आपका ऑब्जेक्ट आपने बनाया है इस फंक्शन के अंदर बनाया है टेम्प ऑब्जेक्ट, उसके str कैरेक्टर अरे के अंदर आप ये सारे कंटेंट्स इसके अंदर खाली कर दें, ठीक है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है समझने में, तो इसके ऊपर अभी ये एक आई बिलीव कि एनिमेशन भी होगी, अगर एनिमेशन ना हुई तो मैं प्रोग्राम जो है इसको रन करके भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो strcpy क्या करेगा कि जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसका जो str मेंबर फंक्शन है, जो कैरेक्टर अरे है, उसके कंटेंट्स को टेम्प जो आपका ऑब्जेक्ट है जो कि इस मेंबर फंक्शन के अंदर बना है, डिक्लेयर किया हमने, उसके str कैरेक्टर अरे के अंदर हम उसके कंटेंट्स खाली कर रहे हैं, उसको मतलब कॉपी करा रहे हैं उसके अंदर। फिर कॉन्केटेनेशन के लिए, स्ट्रिंग को कॉन्केटेनेट करने के लिए ये फंक्शन यूज हो रहा है, और ये क्या करेगा कि temp.str के कंटेंट्स को ss.str के कंटेंट्स के साथ
कॉन्कैटिनेट कर देगा। और ss.str, ये ss आपका वो ऑब्जेक्ट है जो कि प्लस ऑपरेटर के राइट हैंड साइड के ऊपर था। तो प्लस ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऑब्जेक्ट होगा उसके कंटेंट्स हमने ऑलरेडी temp.str के अंदर कॉपी करा दिए हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ा हुआ जो ऑब्जेक्ट होगा आपके प्लस ऑपरेटर के उसके str वेरिएबल या str जो आपकी कैरेक्टर अरे है उसके कंटेंट्स को और temp.str के कंटेंट्स को हम आपस में क्या कर रहे हैं, कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। और कॉन्कैटिनेशन strcat फंक्शन अभी थोड़ी देर पहले लास्ट स्लाइड के ऊपर हमने पढ़ा है। तो वो क्या करेगा कि वो ss.str के जो कैरेक्टर अरे है उसके कंटेंट्स को इस temp.str जो temp आपका ऑब्जेक्ट है इसके str डेटा मेंबर के अंदर क्या कर लेगा, इसके साथ कॉन्कैटिनेट कर देगा। ठीक है, और ये अगर आपकी इफ की कंडीशन अगर ट्रू ही तो ये स्टेटमेंट चलेगी, अगर एल्स आपका तब चलेगा अगर आपकी ये इफ की कंडीशन अगर फॉल्स हुई। अगर आपकी दोनों ऑब्जेक्ट्स के str कैरेक्टर अरेज की जो लेंथ्स हैं if they are either equal to 80 और if they are either more than 80 तो आपकी else की कंडीशन चलेगी और सी आउट स्टेटमेंट आपको मिलेगा स्ट्रिंग ओवरफ्लो और exit 1, यानी कि ये exit का फंक्शन ऐसे ही होगा कि आपका प्रोग्राम जो है ना वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, ओके जी। तो else का पोर्शन लेट सपोज नहीं चला, अब हम क्या करेंगे, अब हम कहेंगे यार रिटर्न कर दो, टेम्प को रिटर्न कर दो, ये जो ऑब्जेक्ट है ना आपका, ठीक है, टेम्प ऑब्जेक्ट, इसको रिटर्न कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं मैंने क्या किया, मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग क्लास है आपकी ये, ठीक है, ये दिस इज योर स्ट्रिंग क्लास, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू हेलो, स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू वर्ल्ड। इसको मैं इस तरीके से भी बना सकता था, इसको मैं इस तरीके से भी, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को मैं इस तरीके से भी बना सकता था, स्ट्रिंग s1, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर हेलो, ये बैकस्लैश गलती से लगा है, और स्ट्रिंग s2 और इसके अंदर मैं वर्ल्ड। अब दोनों ये जो आपके ऑब्जेक्ट्स बने ना s1 और s2 जो ऑब्जेक्ट्स आपके बने हैं इनके लिए ना आपकी ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है ना, सॉरी दिस वन, ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है जिसको आपने कैरेक्टर टाइप की एक अरे पास करनी है, तो बेसिकली स्ट्रिंग जो है वो भी कैरेक्टर अरे ही होती है। ठीक है, तो आपके इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए ये जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ये इसके लिए चलेगा। और प्रोग्राम आउटपुट भी देख लेते हैं कि क्या होगा। प्रोग्राम आउटपुट ये है कि, अच्छा प्रोग्राम आउटपुट से पहले प्रोग्राम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने स्ट्रिंग टाइप का एक और वेरिएबल यानी कि ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया s3, आप कह रहे हैं s1 डॉट डिस्प्ले, s1 डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले का फंक्शन कॉल होगा और वो str जो अरे है, कैरेक्टर अरे है, वो प्रिंट करेगा ऑफ दी s1 ऑब्जेक्ट। और s1 ऑब्जेक्ट जो है जब वो बना था तो आपने उसको इनिशियलाइज किया था, उसके कंस्ट्रक्टर में आपने लिखा था हेलो, तो ये हेलो जो पूरी की पूरी जो कैरेक्टर अरे है वो इसके अंदर आके कॉपी हो जाएगी इस कैरेक्टर अरे s के अंदर, और strcpy स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन चलेगा। और ये जो आपने जो अरे भिजवाई है फ्रॉम द मेन फंक्शन जो कि इस अरे s में आके कॉपी हुई है, इस अरे s के कंटेंट्स जो होंगे वो आपके s1 ऑब्जेक्ट के str अरे यानी कि आपकी जो कैरेक्टर अरे है ऑफ s1 ऑब्जेक्ट उसके अंदर आके कॉपी हो जाएंगे क्योंकि strcpy का फंक्शन चला है। ठीक है, तो जब ये डिस्प्ले का फंक्शन चलेगा ऑफ द s1, तो s1 का जो str वेरिएबल है, s1 का जो str कैरेक्टर अरे है उसके कंटेंट्स आपको नजर आएंगे जो कि हेलो प्रिंट करके देगा आपको। इसी तरीके से यहाँ पे आपका स्ट्रिंग s2 उसमें वर्ल्ड पड़ा है, तो s2 डॉट डिस्प्ले फंक्शन चलेगा तो ये आपको वर्ल्ड डिस्प्ले करके देगा। इसके बाद आपका ये s3 इज इक्वल टू s1 प्लस s2, s3 इज इक्वल टू s1 प्लस s2, ये जो आपका स्टेटमेंट है इसमें s1 प्लस s2 वाली जो स्टेटमेंट है ये पहले रिजॉल्व होगी। ये प्लस का ऑपरेटर जो है ये आ रहा है s1 के साथ, s2 के साथ। s1 और s2 ना तो इंटीजर्स हैं, ना ही ये फ्लोट वैल्यूज हैं, ना ही ये डबल वैल्यूज हैं। ठीक है, s1 जो है वो भी स्ट्रिंग जो आपकी जो यूजर डिफाइंड ये जो क्लास है इसका ऑब्जेक्ट है, और s2 जो है वो भी स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट्स के साथ जब ये प्लस का ऑपरेटर आ जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका ये जो मेंबर फंक्शन है, ठीक है, ये जो मेंबर फंक्शन है आपका, ठीक है, ये मेंबर फंक्शन आपका चलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो प्लस का जो ऑपरेटर है इसके राइट हैंड साइड पे s2 है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे s1 है। तो बेसिकली जो आपके इस प्लस ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऑब्जेक्ट होगा ना वो कहलाएगा कॉलिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि ये जो मेंबर फंक्शन होगा ना ये मेंबर फंक्शन s1 का मेंबर फंक्शन होगा। तो अगर ये s1 का मेंबर फंक्शन है तो इसमें ये जो str वेरिएबल है, str वेरिएबल जो जिसको आप डायरेक्टली इसमें एक्सेस कर रहे हो, str, यहाँ पे भी str लिखा है हमने, ठीक है,
तो ये S1 ऑब्जेक्ट का str वेरिएबल यहाँ पे एक्सेसिबल होगा। बात है इसकी S2 की कि भाई इसके साथ क्या होगा, तो ये S2 ऑब्जेक्ट जो है ये कॉपी हो जाएगा इस SS वेरिएबल के अंदर, SS ऑब्जेक्ट के अंदर, इसके कंटेंट्स इसमें कॉपी हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ss.str जो है वो बेसिकली s2.str है, यहां पर भी ss.str एक्चुअली s2.str है, ठीक है। ये इसकी एक कॉपी होगी, S2 की कॉपी होगी ये वाली, ये S2 ऑब्जेक्ट की एक कॉपी होगी SS ऑब्जेक्ट। और S3 डॉट डिस्प्ले जब हम करेंगे तो आपके S1 में पड़ा हुआ कैरेक्टर अरे, S2 के अंदर पड़ा हुआ कैरेक्टर अरे, वो आपस में कॉन्केटिनेट हो जाएंगे और रिटर्न कर दिया जाएगा ये टेम्प ऑब्जेक्ट। ये टेम्प ऑब्जेक्ट यहां आके रिटर्न होगा S1 प्लस S2 के कॉन्केटिनेशन के रिजल्ट में, यहाँ पे टेम्प ऑब्जेक्ट आके रिटर्न हो जाएगा और वो टेम्प ऑब्जेक्ट जो है वो फिर एट द एंड ऑफ द डे कॉपी हो जाएगा S3 ऑब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि ये इक्वल टू का जो साइन है ना, ये काम करता है फॉर ऑब्जेक्ट्स। तो इधर भी आपने एक ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, यहाँ पर भी अपने एक ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, टेम्प ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके रिटर्न होगा। वो टेम्प ऑब्जेक्ट के कंटेंट्स जो है ना वो S3 के अंदर आके स्टोर हो जाएंगे। तो टेम्प में बेसिकली क्या पड़ा होगा, टेम्प में जो है ना S1 और S2 के अंदर पड़े हुए जो कैरेक्टर अरेज है ना उनकी कॉन्केटिनेटेड जो है ना रिजल्ट, उनका कॉन्केटिनेटेड रिजल्ट यहाँ पे आके स्टोर होगा, रिटर्न होगा, और वो आपका S3 जो ऑब्जेक्ट है उसमें आके कॉपी हो जाएगा। और जब हम S3 डॉट डिस्प्ले कॉल करेंगे फंक्शन, तो ये हेलो वर्ल्ड को एक ही स्ट्रिंग के तौर पे डिस्प्ले करेगा आपके सामने, ठीक है, इस तरीके से। ओके जी, ये यहाँ पे जो है इस स्ट्रिंग ऑपरेटर प्लस का जो फंक्शन है उसकी एक्चुअली यहाँ पे वर्किंग आपको बताई जा रही है, ठीक है, कि ये किस तरीके से काम करेगा। आपका जब S1 ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसमें हेलो आएगा, ठीक है, S1 ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो उसमें हेलो लफ्ज आएगा। S2 ऑब्जेक्ट जो बनेगा उसमें वर्ल्ड आएगा, ये हम पहले भी देख चुके हैं। S3 जो है जब बनेगी आपकी स्ट्रिंग, ये बेसिकली मेन फंक्शन का कोड है, और ये जो है आपका जो आपने ऑपरेटर जो ओवरलोड किया है प्लस का ऑपरेटर, उसके लिए जो आपने जो फंक्शन लिखा है ना ऑपरेटर नाम का, ठीक है, ये उसका कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो S3 बनेगा, S3 खाली होगा। देन उसके बाद क्या होगा, SS जो है, SS जो है यानी कि आपका जैसे ही ये स्टेटमेंट चलना शुरू होगी तो S2 जो ऑब्जेक्ट है ना, इसके जो कंटेंट्स है ना वो SS में आके स्टोर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपके प्लस ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पे आने वाला ऑब्जेक्ट है। तो S2 जो है उसमें उसकी उसकी कैरेक्टर अरे में पड़ा हुआ था वर्ल्ड, तो SS की भी कैरेक्टर अरे जो होगी उसके अंदर लफ्ज जो है वर्ल्ड आके स्टोर हो जाएगा। और ये _0 जो है ये नल कैरेक्टर होता है, ये हर कैरेक्टर अरे का जो आखिरी कैरेक्टर होता है ना वो नल कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो ये उसके अंदर आके इस तरीके से स्टोर हो जाएगा। देन उसके बाद ये अब इस फंक्शन की वर्किंग चल रही है यहाँ पे, ठीक है, आपकी ये फंक्शन चलना शुरू हो जाएगा। इसमें स्ट्रिंग क्लास का ही एक टेम्प ऑब्जेक्ट बनेगा जो कि खाली होगा, ठीक है। फिर आपकी इसके बाद ये इफ कंडीशन चलेगी, ठीक है, इफ कंडीशन चलेगी तो स्ट्रिंग कॉप अगर अगर आपकी इफ कंडीशन अगर ट्रू है, ठीक है, तो आपका ये स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन चलेगा। और str वेरिएबल ये उस ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है जो कि कॉलिंग ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे कॉलिंग ऑब्जेक्ट आपका कौन सा है, S1। तो S1 का जो str है उसमें तो पड़ा हुआ है हेलो, तो ये हेलो जो है ना ये कॉपी हो जाएगा टेम्प ऑब्जेक्ट के str कैरेक्टर अरे के अंदर। तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है कि भाई टेम्प में ना हेलो पड़ा है, ठीक है। और हम फिर उसके बाद ये स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन का फंक्शन चला रहे हैं। इसमें हम पास कर रहे हैं दो कैरेक्टर अरेज, एक जो ऑब्जेक्ट है उसकी कैरेक्टर अरे, और एक SS जो ऑब्जेक्ट है उसकी कैरेक्टर अरे। तो बेसिकली टेम्प जो ऑब्जेक्ट है उसकी कैरेक्टर अरे के अंदर S1 की कैरेक्टर अरे के कंटेंट्स कॉपी हुए हैं, और SS.str, SS की जो str है, SS आपका ये वाला ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है, यूजर डिफाइंड क्लास है आपकी, इसका ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर S2 की जो कैरेक्टर अरे थी ना जिसमें वर्ल्ड पड़ा हुआ था वो इसके अंदर कॉपी होगा। तो बेसिकली यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो है ना वो आपस में कॉन्केटिनेट होंगे, और रिजल्ट जो है ना वो टेम्प के str वेरिएबल में डेटा मेंबर में उसके कैरेक्टर अरे के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी, उसमें कॉपी हो जाएगी। और हम जब कहेंगे ना रिटर्न टेम्प, ठीक है, तो टेम्प ऑब्जेक्ट जो है वो पूरे का पूरा यहाँ पे आके रिटर्न हो जाएगा, और टेम्प ऑब्जेक्ट में पड़ा होगा हेलो और वर्ल्ड की कॉन्केटिनेशन यानी कि हेलो वर्ल्ड, और वो जो टेम्प ऑब्जेक्ट होगा वो कॉपी हो जाएगा इसके अंदर S3 के अंदर। तो S3 के कंटेंट्स आपको अभी थोड़ी देर में फिर यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएंगे। इसमें इसमें आपके टेम्प जो है इसमें हेलो वर्ल्ड आ जाएगा,
और आपके S3 के अंदर भी हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। तो इस तरीके से ये कॉन्केटिनेशन जो है वो आपकी होगी। ओके जी, तो ये आपका जो है वो लास्ट प्रोग्राम था, लास्ट टॉपिक था प्रीवियस लेक्चर का। तो इसको जो है हम इसका जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, और इसका प्रोग्राम मैं आपको रन करके भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप दो कैरेक्टर अरेज के अंदर पड़े हुए स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट कर सकते हो बाय यूजिंग या बाय ओवरलोडिंग दी प्लस ऑपरेटर। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं प्रोग्राम की तरफ और पहले देखते हैं कि स्ट्रिंग जो है उसको कॉन्केटिनेट किस तरीके से किया जाता है बाय कॉलिंग दी strcat function, which is used to concatenate two strings which are provided to this particular function as an argument। ठीक है, दो इसके आर्ग्यूमेंट्स होंगे। तो मैंने प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे लिख दिया है पहले से ही। इसको मैंने सेव भी कर दिया था, इसको मैंने बिल्ड भी कर दिया था, इसको मैंने रन भी कर लिया था टू चेक इफ देयर आर एनी एरर्स और नॉट, ताकि हमारा टाइम जो है ना वो बच जाए और हमारी वीडियो की जो लेंथ है वो कम से कम हो। बहरहाल ये आपने iostream हेडर फाइल है, इसमें सी स्ट्रिंग हेडर फाइल डाल दें या string डॉट एच। ठीक है, दोनों में से कोई एक यूज कर लें स्ट्रिंग के फंक्शंस को जो है ऑपरेट करने के लिए, दोनों काम करती है। या लिख दें सी स्ट्रिंग या स्ट्रिंग डॉट एच। ठीक है, ओके जी। कैरेक्टर टाइप की करी है str1 और इसका साइज हमने लिखा है 12 और इसके अंदर हमने पुट किया है हेलो। अब हेलो को देख लें, हेलो के अंदर टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, छठा कैरेक्टर जो है ना वो नल कैरेक्टर होगा और बाकी की जो 6 स्पेसेस होंगी ना इस अरे के अंदर वो एम्प्टी होंगी। कैरेक्टर टाइप की एक और अरे है str2, जिसमें मैंने साइज मेंशन नहीं किया, मैं इसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ। तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स हैं, छठा कैरेक्टर इसके अंदर नल कैरेक्टर होगा। तो इस str2 का साइज जो है ना वो 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 इसमें इसका साइज डिफाइन हो जाएगा। फिर strcat कॉन्केटिनेशन का फंक्शन है, ये str1 को और str2 को आपस में इस तरीके से कॉन्केटिनेट करेगा कि आपका जो ये जो str1 जो कैरेक्टर अरे है ना, जहां पे खत्म होती है ना, ठीक है, इसका आखिरी कैरेक्टर है ये ओ का कैरेक्टर, ठीक है, या नल का कैरेक्टर, उसके फौरन बाद जो है ना वर्ल्ड को ये इसके साथ कॉन्केटिनेट कर देगी, यानी कि str1 अपडेट हो जाएगा। तो हम जब देखेंगे str1 इज इक्वल टू, तो str1 जो अरे के कंटेंट्स हमें दिखाएगा तो हमें दिखा रहा होगा हेलो वर्ल्ड। एंड एल का कैरेक्टर है, एंड एल न्यू लाइन का कैरेक्टर है। सी आउट स्टेटमेंट str2 इज इक्वल टू str2 जो कैरेक्टर अरे है, उसमें चूंकि जो है वर्ल्ड पड़ा है तो इसलिए आपको खाली वर्ल्ड दिखाएगा। str1 में आपका str1 और str2 दोनों कॉन्केटिनेट होके आ चुके हैं, तो ये आपको हेलो वर्ल्ड दिखाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे खाली वर्ल्ड, क्योंकि आपके str2 में खाली जो लफ्ज वर्ल्ड है वो पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको मैं फिर भी बिल्ड कर लेता हूँ, इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। ये आपको दिखा रहा है यहाँ पे, ओके देयर इज सम प्रॉब्लम, लेट मी चेक एंड देन आई विल गेट बैक। ठीक है, मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। ओके जी, कोई खास इशू नहीं था। एक्चुअली मेरा ये वाला प्रोग्राम नहीं चल रहा था, मेरा ये दूसरा प्रोग्राम चल रहा था, बिकॉज माय सेकंड प्रोजेक्ट वाज एक्टिवेटेड। तो मैंने जस्ट ये क्या किया कि स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन ये मेरा प्रोजेक्ट था जिसमें ये कोड लिखा हुआ है main.cpp फाइल है। जस्ट मैंने इसको राइट क्लिक करना था और चूंकि ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, इसको मैं ज़रा डीएक्टिव कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। एक्चुअली मेरा जो प्रोजेक्ट जिसको मैं रन कर रहा था वो डीएक्टिव हुआ था, इसमें मैंने जस्ट राइट क्लिक करना है, एक्टिवेट प्रोजेक्ट को आप क्लिक कर लें ताकि आपका ये प्रोजेक्ट एक्टिवेट हो जाए जिसको आप यहाँ से रन करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको हम रन करेंगे। तो ये इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, ये आपको दिखा रहा है कि भाई str1 जो है उसके अंदर हेलो वर्ल्ड पड़ा है क्योंकि कॉन्केटिनेशन ऑलरेडी हो चुकी है, और str2 के अंदर जो है वो वर्ल्ड पड़ा है। अगर आप कॉन्केटिनेशन से पहले, इस फंक्शन को कॉल करने से पहले अगर आप इसके कंटेंट्स देखना चाहते हो, ठीक है, तो मैं यही दो सी आउट स्टेटमेंट्स हैं, इनको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लाके इनको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपको कॉन्केटिनेशन से पहले इसके कंटेंट्स दिखाएगा कि str1 में हेलो पड़ा है, str2 में वर्ल्ड पड़ा है, और कॉन्केटिनेशन के बाद str1 में हेलो वर्ल्ड आ गया है और str2 के अंदर चूंकि कोई चेंज नहीं हुई, str2 में जो कुछ पड़ा था वो एज इट इज इसमें पड़ा है। तो ये बेसिकली ये प्रोग्राम था जस्ट बताने के लिए कि आपका स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन का जो फंक्शन है ना वो किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है वो बेसिकली दो स्ट्रिंग टाइप की, दो स्ट्रिंग सॉरी दो कैरेक्टर टाइप की अरेज हैं जो कि दो ऑब्जेक्ट्स के अंदर पड़ी हैं।
और उन दो ऑब्जेक्ट्स के साथ जो है मैं ये चाहता हूँ कि उनकी जो कैरेक्टर अरेज है ना वो आपस में कॉन्केटिनेट हो जाएं। व्हेनेवर आई राइट अ प्लस ऑपरेटर बिटवीन दोज टू ऑब्जेक्ट्स, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि इस प्रोग्राम के अंदर मैंने जो प्लस का ऑपरेटर है ना उसको मैंने ओवरलोड कर दिया है। ठीक है, तो इसकी मेन डॉट सीपीपी फाइल है, इसको ओपन करके पहले तो ये क्लास देख लेते हैं। ये मेरी क्लास है। नाम इसका मैंने स्ट्रिंग रखा है विद कैपिटल एस, स्मॉल एस नहीं रखना क्योंकि स्मॉल एस जो है वो बेसिकली एक टाइप है आपकी इसमें प्रोग्राम की सी प्लस प्लस के अंदर। इसमें प्राइवेट डेटा मेंबर है, कैरेक्टर टाइप की एक अरे है जिसका नाम है एस टी आर, और इसके 80 कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर। टोटल इसकी लेंथ है कि इसमें 80 कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं। पब्लिक के अंदर ये आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अगर आप कोई इस स्ट्रिंग क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो और साथ आप कोई और आर्ग्यूमेंट्स पास ना करें तो ये क्या करेगा कि आपका ये जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है इसको चलाना शुरू कर देगा और आपका जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा उसके एस टी आर वेरिएबल में इस कैरेक्टर टाइप की इस अरे में एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर अगर कॉल हो रहा है तो जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू तो हम उस ऑब्जेक्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे, उसको हम एक स्ट्रिंग पास करेंगे या उसको हम एक कैरेक्टर अरे पास करेंगे। तो वो कैरेक्टर अरे यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगी इस कैरेक्टर अरे एस में। और स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन है वो इस कैरेक्टर अरे एस में आई हुई अरे और एस टी आर जो कि आपके इस क्लास का डेटा मेंबर है, आपके ऑब्जेक्ट का डेटा मेंबर है, उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट के अंदर उसके एस टी आर वेरिएबल में जो भी स्ट्रिंग आपने वहां से पास की होगी मेन फंक्शन से वो यहाँ पे आके कॉपी हो जाएगी। ये हम देखेंगे इसको कि किस तरीके से कॉपी होगी क्योंकि अभी तक हम लोगों ने मेन फंक्शन जो है वो डिस्कस नहीं किया। ये वॉइड डिस्प्ले का फंक्शन है, ये जो भी ऑब्जेक्ट इसको कॉल करेगा उस ऑब्जेक्ट का जो एस टी आर वेरिएबल है जो कैरेक्टर टाइप की अरे है उसके कंटेंट्स डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। ओके जी, ये हमारा वो फंक्शन था जिसको हमने डिस्कस किया हुआ है। मैं इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस। ये वही प्रोग्राम है, जस्ट मैंने यहाँ पे इसके अंदर दोबारा से इसको लिख दिया है कोड ब्लॉक्स में आके। इसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, ठीक है, यानी कि इसी सेम क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। ऑपरेटर प्लस फंक्शन है और इसमें स्ट्रिंग टाइप का एक आर्ग्यूमेंट यानी कि स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट आके इसमें रिसीव होगा एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, हम पास नहीं करेंगे वो आर्ग्यूमेंट, वो जब हम प्लस का ऑपरेटर यूज करेंगे तो प्लस ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पे पड़ा वो जो ऑब्जेक्ट होगा स्ट्रिंग क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा जो कि ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पे पड़ा होगा, वो बाय डिफॉल्ट वो ऑब्जेक्ट उसके कंटेंट्स इस एस एस ऑब्जेक्ट में आके कॉपी हो जाएंगे। और इस पर्टिकुलर मेंबर फंक्शन के अंदर इस पर्टिकुलर मेंबर फंक्शन के अंदर जो है आपका ये जो एस टी आर वेरिएबल है ये उस ऑब्जेक्ट का एस टी आर वेरिएबल यहाँ पे एक्सेस होगा डायरेक्टली जो कि इस मेंबर फंक्शन का कॉलिंग ऑब्जेक्ट है, यानी कि जिसने इसको कॉल किया है इस मेंबर फंक्शन को। तो इसको कॉल वो ऑब्जेक्ट करेगा जो कि आपके प्लस ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, वो जो इसको कॉल करेगा तो एस टी आर जो है वो उस पर्टिकुलर कॉलिंग ऑब्जेक्ट का ये डेटा मेंबर डायरेक्टली इसके अंदर आप एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, बाकी डिटेल्स तो हम इसकी ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये क्या करेगा, ये इफ स्टेटमेंट का क्या काम है। ये लेंथ चेक करेगा एस टी आर कैरेक्टर अरे की लेंथ और एस एस डॉट एस टी आर जो आपकी जो इस ऑब्जेक्ट की एस एस ऑब्जेक्ट की जो कैरेक्टर अरे है इन दोनों की लेंथ चेक करेगा। अगर लेंथ 80 से कम हो, ठीक है, तो फिर ये जो है ना स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन और स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन का फंक्शन जो है चलाएगा। इसकी डिटेल हम देख चुके हैं। जस्ट मैंने वही प्रोग्राम जो है वो कॉपी किया है यहाँ पे लाके इसको मैंने पेस्ट कर दिया है। ठीक है, जो रिक्वायर्ड चेंजेस थी वो मैंने चेंजेस कर दिया रिलेटेड टू द फॉर्मेटिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। यहाँ पे मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर हमने लिखा है स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू हेलो। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे स्ट्रिंग s1, ठीक है, और इसके अंदर आप जो है वो हेलो लिख दें। ठीक है, स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू वर्ल्ड, आप इस तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते थे इसको इस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, लाइक एस स्ट्रिंग s2 और इसके अंदर आप जो है ना वर्ल्ड लिख देते डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, स्ट्रिंग s3, ये अब आपका स्ट्रिंग s3 जो है ये बना है विद द हेल्प ऑफ इसके लिए जो है चलेगा आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलेगा। और S3 जो ऑब्जेक्ट होगा S3 जो ऑब्जेक्ट होगा उसके str वेरिएबल में जो कैरेक्टर टाइप की अरे है उसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग पड़ा होगा, यानी कि बिल्कुल खाली अरे होगी। ठीक है, आपका ये जो S1 ऑब्जेक्ट है इसके लिए ना पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चलेगा। और ये हेलो जो है इट इज चूंकि कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स
ठीक है, स्ट्रिंग आपकी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स होती है, स्ट्रिंग जो है उसको कंसिडर कर सकते हैं हम यहाँ पे एज कैरेक्टर अरे, कैरेक्टर टाइप अरे। तो आपका यहाँ पे ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर आपका चलेगा, और जो वर्ल्ड जो है वो यहाँ पे आके इस अरे में एस में आके कॉपी हो जाएगा, कैरेक्टर अरे के अंदर उसके कैरेक्टर्स इसमें कॉपी हो जाएंगे इस अरे के अंदर एस में। और एस जो है, जो कि आपकी कैरेक्टर अरे है, इसके जो कंटेंट्स हैं जो कि लेट्स सपोज हेलो है, तो वो एस टी आर यानी कि आपके S1 के एस टी आर डेटा मेंबर में आके कॉपी हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से वर्ल्ड के साथ भी यही होगा। यहाँ पे आपका कॉन्केटिनेशन से पहले डिस्प्ले फंक्शन चल रहा है S1 डॉट डिस्प्ले, तो S1 का STR के कंटेंट्स दिखाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे डिस्प्ले का फंक्शन है। ये S1 जो ऑब्जेक्ट है ना, उसके अंदर जो STR जो डेटा मेंबर है, कैरेक्टर अरे है, उसके कंटेंट्स आपको दिखाएगा। S2 डॉट डिस्प्ले ये आपके S2 ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ी हुई कैरेक्टर अरे STR, उसके कंटेंट्स आपको डिस्प्ले करेगा। और S3 इज इक्वल टू S1 प्लस S2 में पहले ये वाला जो ऑपरेशन है ये पहले रिजॉल्व होगा। प्लस ऑपरेटर के इसके दो ऑपरेंड्स हैं। ठीक है, एक इसके राइट हैंड साइड के ऊपर है S2 और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो ऑपरेंड है ना, S1 ऑब्जेक्ट ऑफ द स्ट्रिंग क्लास, ये है जी कॉलिंग ऑब्जेक्ट। मींस के जैसे ये प्लस का ऑपरेटर यहाँ पे देखेगा आपका कंपाइलर, तो यहाँ पे आपका ये जो फंक्शन है ऑपरेटर प्लस का जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन आपका चलना शुरू हो जाएगा। और कॉलिंग ऑब्जेक्ट जो है वो होगा आपका S1, और S2 जो ऑब्जेक्ट है ना, वो इस SS ऑब्जेक्ट के अंदर आके उसके कंटेंट्स इसके अंदर आके कॉपी हो जाएंगे। जब हम कहते हैं ना SS.str, तो बेसिकली S2 का STR जो कैरेक्टर अरे है वो यहाँ पे एक्सेसिबल हो रही है। जब हम खाली लिखते हैं ना STR, तो एक्चुअली जो आपके इस प्लस ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ा हुआ जो ऑब्जेक्ट है जो कि S1 है, तो खाली अगर STR लिखेंगे तो S1 का STR उसकी कैरेक्टर अरे यहाँ पे एक्सेसिबल होगी। ठीक है, जिसमें हेलो लिखा हुआ है। और यहाँ पे S2 का जो STR अरे है, कैरेक्टर अरे जिसमें वर्ल्ड लिखा हुआ है, वो यहाँ पे एक्सेसिबल होगी। आप क्या कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो अपने S1 के STR जिसमें हेलो पड़ा है, उसको आप कॉपी कर रहे हो टेम्प ऑब्जेक्ट के STR में, और कॉन्केटिनेट कर रहे हो टेम्प का STR इसमें पड़ा हुआ है, वही डेटा पड़ा हुआ है जो कि S1 के STR में पड़ा है। तो जो जिसमें लेट्स सपोज जिसमें हेलो पड़ा हुआ है, और SS.str जिसमें वर्ल्ड पड़ा है। ठीक है, लव्स वर्ल्ड पड़ा है क्योंकि SS.str का मतलब है S2 का STR, क्योंकि S2 ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके कॉपी हुआ है SS के अंदर। ठीक है, तो SS जो है ना वो एक्चुअली S2 ऑब्जेक्ट की एक कॉपी है। तो S2 ऑब्जेक्ट के STR वेरिएबल में कैरेक्टर टाइप की अरे में पड़ा हुआ था वर्ल्ड। ठीक है, तो SS के STR में भी वर्ल्ड पड़ा होगा। temp.str इसमें हेलो पड़ा है, हेलो और वर्ल्ड आपस में कॉन्केटिनेट हो जाएंगे, और रिजल्ट जो है ना वो टेम्प के STR अरे के अंदर जाके स्टोर होगा, जो कि हम देख चुके हैं अभी प्रीवियस प्रोग्राम के अंदर कि strcat स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन का फंक्शन जो है वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो हम फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे टेम्प को, टेम्प ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेंगे। टेम्प ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे आके रिटर्न होगा, और टेम्प ऑब्जेक्ट ना सिर्फ यहाँ पे आके रिटर्न होगा बल्कि टेम्प ऑब्जेक्ट के जो कंटेंट्स हैं वो इस S3 के अंदर आके कॉपी हो जाएंगे। मींस के टेम्प ऑब्जेक्ट की कॉपी आप कह सकते हैं, S3 जो है ना वो टेम्प ऑब्जेक्ट की कॉपी बन जाएगी। ठीक है, जो उसके STR वेरिएबल के अंदर, उसकी कैरेक्टर अरे के अंदर जो उस टेम्प ऑब्जेक्ट के STR जो वेरिएबल है, कैरेक्टर अरे है, उसके अंदर जो कंटेंट्स पड़े होंगे जो कि कॉन्केटिनेटेड कंटेंट्स हैं, हेलो वर्ल्ड उसमें पड़ा हुआ होगा, वो इस S3 ऑब्जेक्ट के अंदर भी आके स्टोर हो जाएंगे। और इसके बाद S3 डॉट डिस्प्ले जब हम करेंगे तो हेलो वर्ल्ड हमें नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस प्रोग्राम को मैं बिल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा तो यहाँ पे S1 डॉट डिस्प्ले मुझे दिखाएगा। ठीक है, S1 डॉट डिस्प्ले क्या करेगा कि S1 का STR वेरिएबल जिसमें हेलो पड़ा है वो आपको दिखाएगा। S2 डॉट डिस्प्ले S2 के STR वेरिएबल में चूंकि वर्ल्ड पड़ा है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे कॉन्केटिनेशन होगी, और कॉन्केटिनेशन होने के बाद रिजल्ट जो है वो S3 के STR में आ जाएगा, यानी कि हेलो वर्ल्ड जो है वो S3 के STR में आ जाएगा, जिसको हम यहाँ पे डिस्प्ले करा रहे हैं। तो आपका हेलो वर्ल्ड जो है वो इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। ये S1 के STR वेरिएबल कैरेक्टर अरे के कंटेंट्स, ये आपके जो आपका S2 ऑब्जेक्ट है उसके STR कैरेक्टर अरे के कंटेंट्स हैं। ठीक है, और ये S3 जो आपका ऑब्जेक्ट है जिसमें कॉन्केटिनेटेड ये आपके स्ट्रिंग आई हुई है। ठीक है, दो कैरेक्टर अरेज को आपस में
कॉन्केटिनेट किया, उसका रिजल्ट इसमें आया हुआ है। तो ये S3 का डिस्प्ले फंक्शन यहाँ पे चल रहा है। तो प्रोग्राम हम लोगों ने देख लिया है, इसको रन भी करके मैंने देख लिया है, ठीक है। और पीपीटी स्लाइड्स के ऊपर भी हमने इसको डिस्कस किया है। तो ये आपका जो है टॉपिक है जो कि हमसे रह गया था लास्ट क्लास के अंदर। मैंने आपसे कहा था कि इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपका जो लेक्चर नंबर 11 है, वीडियो लेक्चर नंबर 11, ठीक है, वो यहाँ पे आके इस टाइम पे कंप्लीट हो जाती है, ठीक है जी। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और इसके बाद मैं इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि पीपीटी स्लाइड जो है वो ओपन करता हूँ लेक्चर नंबर 12 की। कॉम 106 ये आपके कोर्स का कोड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग 1 इसका टाइटल है, लेक्चर नंबर 12 है, ठीक है। तो इसको अब स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्जांपल डिस्टेंस क्लास देखी थी, उसमें हमने ओवरलोड किया था प्लस प्लस का ऑपरेटर, माइनस माइनस का ऑपरेटर, ठीक है। प्लस प्लस क्या करता था, वो फीट वेरिएबल में 1 ऐड करता था, इंचेस में 1 ऐड करता था। और माइनस माइनस क्या करता था, फीट वेरिएबल में से 1 माइनस कर देता था और इंचेस में से भी 1 माइनस कर देता था, ठीक है। प्रीफिक्स बोथ पोस्टफिक्स दोनों हमने देखे थे। बाइनरी ऑपरेटर हमने ओवरलोड किया है, प्लस का ऑपरेटर हमने ओवरलोड किया था, ठीक है। डिस्टेंस क्लास के अंदर D1 प्लस D2 ये क्या कर रहा होता था, ये आपके D1 के फीट की वैल्यूज और D2 के फीट वैल्यूज को प्लस कर रहा होता था, और D1 के इंचेस की वैल्यूज को और D2 के इंचेस की वैल्यूज को प्लस करके और रिटर्न कर देता था। और वो रिटर्न ऑब्जेक्ट जो है वो D3 इस ऑब्जेक्ट के अंदर आके स्टोर। ये जो स्टेटमेंट है D3 इज इक्वल टू D1 प्लस D2, ये स्टेटमेंट मेन फंक्शन की है। और आपका ये वाला ऑपरेटर प्लस का जो फंक्शन है जिसमें प्लस का ऑपरेटर ओवरलोड हुआ हुआ है, ये उसकी स्टेटमेंट्स हैं। ये हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर के अंदर ओवरलोड करेंगे, बाइनरी ऑपरेटर्स देखेंगे। ओवरलोडिंग बाइनरी ऑपरेटर्स लाइक माइनस, ठीक है, प्लस माइनस एंड इक्वल ऑपरेटर फॉर 3D क्लास। एक और क्लास है हमारे पास जिसके अंदर 3 डेटा मेंबर्स होंगे XYZ। हम लोग जो है लेस देन का ऑपरेटर जो है उसको ओवरलोड करेंगे फॉर द डिस्टेंस क्लास। डिस्टेंस क्लास में आपके पास इंटीजर टाइप का वेरिएबल है फीट और फ्लोट टाइप का वेरिएबल है इंचेस। हम उसके लिए जो है लेस देन का जो साइन है उसको हम क्या करेंगे, ओवरलोड करेंगे, ठीक है। फिर हम ओवरलोड करेंगे प्लस इक्वल टू का साइन, प्लस इक्वल टू का साइन, ठीक है। प्लस इक्वल टू पे डिस्कस करेंगे प्लस इक्वल टू का मतलब क्या है। और उसके बाद हम लोग आखिर में, इस लेक्चर के आखिर में जो है वो जो हमारा अरे के साथ जो सबस्क्रिप्ट नोटेशन होता है ना, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं, हम इस सबस्क्रिप्ट नोटेशन को भी क्या कर लेंगे, ओवरलोड करेंगे फॉर क्रिएटिंग एन अरे क्लास, जिसको हम कह सकते हैं सेफ अरे क्लास, ठीक है। फिर डेटा कन्वर्जन है, ये तो आज बहुत मुश्किल है कि हम कर लें, तो इसको हम फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओवरलोडिंग माइनस ऑपरेटर, द प्लस ऑपरेटर एंड द इक्वल जो बाइनरी ऑपरेटर है उसको हम ओवरलोड कर रहे हैं। हमारे पास ये क्लास है जी 3D इसका नाम है। इसके अंदर 3 डेटा मेंबर्स हैं, XYZ, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, और यहाँ पे आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है 3D। X की, Y की, Z की वैल्यूज हम क्या करेंगे, 0 असाइन कर देंगे जब भी हम 3D क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे और हम उस ऑब्जेक्ट के साथ किसी किस्म का कोई आर्ग्यूमेंट अगर पास ना करें, तो आपके इस 3D क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसकी XYZ की वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर हम उसके साथ 3 आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे तो वो 3 आर्ग्यूमेंट जो हैं वो वेरिएबल I, J और K में आके स्टोर होंगे। आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चलना शुरू हो जाएगा। I की वैल्यू जो है वो X में जाके स्टोर हो जाएगी, X जो कि डेटा मेंबर है आपकी इस क्लास का, J की वैल्यू Y में, K की वैल्यू Z में, ठीक है। और यहाँ पे हमने 3 मेंबर फंक्शंस बनाए हैं जो कि ओवरलोड कर रहे हैं प्लस के ऑपरेटर को, माइनस के ऑपरेटर को और इक्वल टू के ऑपरेटर को, ठीक है। और यहाँ पे एक फंक्शन है शो के नाम से जिसकी रिटर्न टाइप है वॉइड। और इन तीनों ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर, इक्वल ऑपरेटर, माइनस, इन तीनों के की जो रिटर्न टाइप्स हैं वो है 3D, यानी कि क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा और इसके अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट क्लास का ही एक ऑब्जेक्ट जो है, एक एक ऑब्जेक्ट जो है वो एज एन आर्ग्यूमेंट इसके अंदर पास होगा, ठीक है। ये आपकी जो सब्ट्रैक्शन, यानी कि ये वाला जो फंक्शन है, माइनस वाला फंक्शन और प्लस वाला फंक्शन, ये उसकी बेसिकली यहाँ पे इसकी फंक्शन की डेफिनेशन है। फंक्शन को जो है क्लास से बाहर डिफाइन किया हुआ, आप इसको क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। 3D ये इसकी रिटर्न टाइप है इस फंक्शन की, ठीक है। ये 3D क्लास से बिलोंग करता है। यहाँ पे क्लास का नाम लिखा, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाया और अपने फंक्शन का नाम लिखा ऑपरेटर माइनस, और इसकी इसकी आर्ग्यूमेंट्स जो है वो होंगे
3D क्लास का एक ऑब्जेक्ट इसको असाइन होगा और ऑटोमेटिकली असाइन होगा, हम पास नहीं करेंगे, वो खुद ब खुद पास होगा। और जो इसका जो लॉजिक है वो ये लिखा हुआ है कि इसके अंदर हमने 3D क्लास ही का एक टेम्प वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है और हम कह रहे हैं कि यार टेम्प टेम्प डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ऑप टू op2 डॉट एक्स। ठीक है भाई, माइनस का ऑपरेटर जब आप लगाओगे, आपकी 3D की क्लास है और इसके दो ऑब्जेक्ट्स हैं, लेट्स सपोज obj1 obj2, ठीक है, और एक तीसरा ऑब्जेक्ट भी है, लेट्स सपोज obj3, और आपने मेन फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट लिखी है obj3 इज इक्वल टू obj1 माइनस obj2। तो obj1 माइनस obj2 स्टेटमेंट देखते ही आपका ये वाला जो ऑपरेटर माइनस का जो फंक्शन है, मेंबर फंक्शन, ये चलना शुरू हो जाएगा और इसका जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट होगा ना वो obj1 होगा, बिकॉज obj1 जो है वो माइनस ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ा है। ठीक है, तो obj1 का ना, obj1 जो ऑब्जेक्ट होगा ना उसका x डेटा मेंबर, y डेटा मेंबर और z डेटा मेंबर वो डायरेक्टली इसके अंदर आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और ये op2.x, op2.y, op2.z, ये op2 क्या चीज है? ये जब आप मेन फंक्शन में लिखोगे ना obj1 माइनस obj2, तो obj2 जो ऑब्जेक्ट है जो कि माइनस ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पे आ रहा है, उस ऑब्जेक्ट की कॉपी जो है ना वो इसके अंदर असाइन हो जाएगी इस ऑब्जेक्ट को जिसका नाम है op2। ठीक है, तो op2.x का मतलब है कि obj2.x, obj2 आपका वो ऑब्जेक्ट जो कि माइनस ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पे है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली इस op2 ऑब्जेक्ट के अंदर आके पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाएगा। तो उस ऑब्जेक्ट के x, y और z की वैल्यूज जो है वो यहां से इस तरीके से एक्सेसिबल होंगी। मींस के आपने लिखा है obj1 माइनस obj2, तो obj1 के x वेरिएबल में से obj2 का x वेरिएबल माइनस होगा और वो स्टोर हम इसमें कर रहे हैं टेम्प, जो टेम्पररी ऑब्जेक्ट है उसके वेरिएबल x में, इसी तरीके से y की वैल्यू भी और इसी तरीके से z की वैल्यू भी, और हम रिटर्न कर रहे हैं टेम्प ऑब्जेक्ट को। पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, कहां रिटर्न होगा भाई? जिस जगह पे आपने obj1 माइनस obj2 स्टेटमेंट लिखी थी ना वहां पे रिटर्न होगा। ठीक है, ये प्लस का ऑपरेटर है, इसको हमने ओवरलोड किया है फॉर द 3D क्लास। ठीक है, इसी तरीके से जैसे माइनस का ऑपरेटर काम कर रहा है बिल्कुल वैसे ही प्लस का ऑपरेटर भी काम कर रहा है। फर्क ये है कि यहाँ पे माइनस स्टेटमेंट लिखी है, यहाँ पे प्लस स्टेटमेंट लिखी है। फर्ज करो अगर आपने लिखा है मेन फंक्शन के अंदर obj1 प्लस obj2, obj1 प्लस obj2, तो प्लस ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ा हुआ जो ऑब्जेक्ट है वो obj1 है और उस ऑब्जेक्ट के लिए ये वाला मेंबर फंक्शन कॉल होगा, यानी कि कॉलिंग ऑब्जेक्ट जो है वो obj1 होगा। तो obj1 के जो डेटा मेंबर्स है ना x, y, z, वो डायरेक्टली इसके अंदर कॉल हो रहे हैं। और आपके प्लस ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पे obj2 अगर पड़ा है तो obj2 जो है ना वो इस फंक्शन को, ऑपरेटर प्लस के फंक्शन को ना एज एन आर्ग्यूमेंट पास हो जाएगा। तो obj2 के जो कंटेंट्स होंगे ना उसके x की वैल्यू, y की वैल्यू, z वेरिएबल डेटा मेंबर्स की वैल्यूज वो इस op2 जो ऑब्जेक्ट है आपका, इसके x, y और z के अंदर आके कॉपी हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम स्टेटमेंट लिखते हैं ना x प्लस op2 डॉट एक्स, तो यहाँ पे x जो है वो obj1 का x है और ये obj2 का x है, ये obj1 का y है, ये obj2 का y है, ये obj1 का z है, ये obj2 जो है उसका z है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में ऐड होंगी, x और x की वैल्यूज ऑफ obj1 obj2, obj1 obj2 की y की वैल्यूज और z की वैल्यूज। ये यहाँ पे गलती से op2.x लिखा हुआ है, ये op2.x नहीं है, op2.y है, और ये इनकी x, y और z की वैल्यूज कॉपी हो जाएंगी और ये स्टोर हो जाएंगी जो आपने टेम्प ऑब्जेक्ट बनाया है इसके x, y, z में, और हम टेम्प को रिटर्न करेंगे और टेम्प ऑब्जेक्ट वहां रिटर्न होगा जिस जगह पे आपने प्लस ऑपरेटर को इस्तेमाल किया है, यानी कि obj1 प्लस obj2 अगर लिखा है तो वहां पे ना उस जगह पे ये टेम्प ऑब्जेक्ट जो है ये रिटर्न हो जाएगा। ओके जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे हमने ना असाइनमेंट ऑपरेटर है ना इक्वल टू का साइन, उसको ओवरलोड किया है। वैसे इसको ओवरलोड करने की ज़रूरत तो नहीं है, ये ऑलरेडी काम कर लेता है। लेट्स सपोज आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं किसी भी क्लास के, एक obj1 है, एक obj2 है ऑफ द सेम क्लास, और आप लिखते हो obj1 स्टेटमेंट लिखते हो obj1 इज इक्वल टू obj2। तो इससे होता ये है कि obj2 के जो कंटेंट्स हैं, उसके जो डेटा मेंबर्स हैं, उनकी जो डेटा मेंबर्स में पड़ी हुई जो वैल्यूज हैं, वो आपके obj1 के जो डेटा मेंबर्स हैं उसके अंदर आके कॉपी हो जाती हैं। ठीक है, तो जो काम आपका इक्वल टू का ऑपरेटर कर रहा होता है
विद द ऑब्जेक्ट्स, हम वही काम वही स्टेटमेंट्स हम इसके अंदर लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है यार 3D, ये आपकी असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करने का कोड है। ये जो मेथड है चूंकि क्लास से बाहर हमने इसको डिफाइन किया हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप लिख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे क्लास का नाम लिख रहे हैं विच इज 3D। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, और यहाँ पे आपके फंक्शन का नाम है ऑपरेटर इक्वल्स, और इसका आर्ग्यूमेंट है 3D OP2। ओके जी, अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि ये जो मेंबर फंक्शन है इसका कॉलिंग ऑब्जेक्ट कौन सा होगा। लेट सपोज आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं obj1 एंड obj2। आपने लिखा स्टेटमेंट लिखी मेन फंक्शन के अंदर obj1 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 इज इक्वल टू obj2। ठीक है, तो इक्वल टू का साइन है, इसके दो ऑपरेंड्स हैं, एक राइट हैंड साइड पे एक लेफ्ट हैंड साइड पे। जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऑपरेंड होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा, ये मेंबर फंक्शन उसके लिए कॉल होगा, और जो राइट हैंड साइड पे जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उसके जो कंटेंट्स है ना, वो इसके अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट, वो ऑब्जेक्ट पूरे का पूरा इसके अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट कॉपी हो जाएगा, OP2 ऑब्जेक्ट में कॉपी हो जाएगा। आपका वो ऑब्जेक्ट जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे, उसकी 3D क्लास का वो ऑब्जेक्ट विच इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके एक्स वाई और जी की वैल्यूज यहाँ पे एक्सेस हो रही हैं। ठीक है, और ये OP2 का X, OP2 का Y, OP2 का Z, इसकी वैल्यूज जो हैं ये एक्चुअली उस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज हैं जो कि आपके असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड के ऊपर थी। ठीक है, तो इसके बाद हम कह रहे हैं रिटर्न स्टैटिक दिस, यानी कि जो करंट ऑब्जेक्ट है ना उसको रिटर्न कर दो, वहां रिटर्न कर दो करंट ऑब्जेक्ट, वहां रिटर्न कर दो। यहाँ पे हमने वो टेम्प हमने नहीं लिखा क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो करंट ऑब्जेक्ट यानी कि वो ऑब्जेक्ट जिसने इक्वल टू के साइन को कॉल किया था, आपका वो ऑब्जेक्ट जो कि इक्वल टू के साइन के राइट हैंड साइड पे था, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे था, उसको रिटर्न कर दिया जाएगा, वहां रिटर्न कर दिया जाएगा जिस जगह पे इक्वल टू का साइन जो है वो कॉल हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ये वॉइड, ये वो मेथड है, शो का मेथड है। ठीक है, जो कि क्लास के अंदर हमने जस्ट डिक्लेयर किया था, डिफाइन क्लास से बाहर कर रहे हैं, तो इसकी रिटर्न टाइप पहले लिखते होते हैं। व्हेनेवर यू आर डिफाइनिंग अ मेंबर फंक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ द क्लास, तो सबसे पहले उसकी रिटर्न टाइप लिखी जाती है, फिर क्लास का नाम लिखा जाता है कि किस क्लास से बिलोंग करता है ये। ठीक है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के और यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखेंगे, और सी आउट स्टेटमेंट है इसके अंदर, और कोई इसमें खास स्टेटमेंट है नहीं। जो भी ऑब्जेक्ट इसको कॉल करेगा ना शो का मेथड, तो उस ऑब्जेक्ट के एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जी वेरिएबल की वैल्यूज जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका लेट सपोज ये मेन फंक्शन है, 3D क्लास का एक ऑब्जेक्ट आपने बनाया है ए, उसका नाम है ए उस ऑब्जेक्ट का, और उसके अंदर आपने तीन वैल्यूज पास की हैं 1 2 3। बी ऑब्जेक्ट आपने बनाया है, इसमें आपने तीन वैल्यूज पास की हैं 10 10 एंड 1, 10 10 एंड 10। ठीक है, ये जीरो नीचे आ रहा है, इसका फॉन्ट साइज जो है मैं देख लेता हूँ। ठीक है, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ओके जी, अब ये ठीक है, ऑल राइट। तो मेन फंक्शन के अंदर ना 3D क्लास के तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का नाम ए है, इसमें वैल्यूज आपने जो पास की ना 1 2 3, तो 3D क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चलेगा, और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने लिखा हुआ है कि पहली वैल्यू को x में कॉपी करो, दूसरी को y में, और तीसरी वैल्यू को z के अंदर। ठीक है, किस ऑब्जेक्ट के? भाई जिस ऑब्जेक्ट को आप क्रिएट कर रहे हो, यहाँ पे आप a को क्रिएट कर रहे हो, तो a के XYZ में 1 2 3 चला जाएगा, b के XYZ में 10 10 10 चला जाएगा, और c के XYZ में 0 चला जाएगा, क्योंकि c ऑब्जेक्ट जो है वो आप उसके लिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, उसके लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हमने यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूं यहाँ पे इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हमने लिखा हुआ है कि यार 3D ऑब्जेक्ट जब बनेगा, 3D क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके लिए जब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलेगा तो x की वही वैल्यू होगी जो y की होगी, y की वही वैल्यू होगी जो z की होगी, और इन तीनों की वैल्यूज जो है वो 0 होंगी। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब मैं इस स्टेटमेंट को इस तरीके से भी लिख सकता था कि x इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन, y इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन, एंड z इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन। ठीक है, ऑल राइट। तो हम बात कर रहे थे इन तीन ऑब्जेक्ट्स की। उसके बाद सी आउट स्टेटमेंट है। सी आउट स्टेटमेंट कह रहा है ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ए, तो जो ए ऑब्जेक्ट है ना उसका शो मेथड कॉल होगा, और शो मेथड आपके सामने है, वो एक्स की वैल्यू यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट ए है ना उसके एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू आपको शो करेगा। तो उसके एक्स वाई जी में वैल्यूज पड़ी है 1 2 3, तो ये आपको 1 2 3 शो करेगा। ठीक है,
प्रोग्राम का आउटपुट आपके सामने है, यहाँ पे छोटी सी एक एनिमेशन के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं हम इस चीज़ को। तो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ए 1 2 3 आपको दिखाएगा, देन ओरिजिनल वैल्यू ऑफ बी, तो जो बी ऑब्जेक्ट है ना उसके एक्स वाई और जी की वैल्यूज ये शो करेगा। आपका ये शो का जो मेथड है ये, तो ये आपको 10 10 10 शो करेगा। और फिर इसके बाद जो है आपकी ये स्टेटमेंट चलेगी सी इज इक्वल टू बी माइनस ए। तो बी माइनस ए पहले रिजॉल्व होगा, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट बी है ना, उसके x में से आपके ऑब्जेक्ट a की x की वैल्यू माइनस होगी, आपके ऑब्जेक्ट b के x में से आपके ऑब्जेक्ट a की x की वैल्यू माइनस होगी, और इसी तरीके से b की y की वैल्यू में से a की y की वैल्यू माइनस होगी, और b के z वेरिएबल की वैल्यू में से a की z वेरिएबल वैल्यू माइनस होगी। और माइनस होने के बाद मैं आपको ये फंक्शन अगर दिखा दूं, लास्ट स्लाइड के अंदर है, ठीक है, आपका ये माइनस का जो ऑपरेटर है ये आपका चलेगा, ठीक है ना। आपने लिखा है यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर आपने लिखा है b माइनस ए, माइनस के राइट हैंड साइड पे a है और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे b है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऑब्जेक्ट है ना, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द कॉलिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि मेंबर फंक्शन ऑपरेटर माइनस वाला जो मेंबर फंक्शन जब चलेगा, ठीक है, तो वो बी ऑब्जेक्ट के लिए चलेगा, और बी ऑब्जेक्ट के एक्स वाई और जी की वैल्यूज यहाँ पे एक्सेसिबल होंगी। और आपका जो दूसरा ऑब्जेक्ट है माइनस ऑपरेटर के बाद, यानी कि ए, ठीक है, तो ए ऑब्जेक्ट जो है ना वो इसके अंदर कॉपी हो जाएगा, उसके कंटेंट्स OP2 के अंदर कॉपी हो जाएंगे। तो जब लिखते हैं ना OP2.x, तो बेसिकली इट इज A.x, OP2.y मींस के A का y, OP2.z मींस के A का z वेरिएबल, और उसकी वैल्यू यहाँ पे एक्सेसिबल होगी, बिकॉज A जो कि आपके माइनस साइन के राइट हैंड साइड पे है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के एक्स वाई और जी की वैल्यूज जो है वो कॉपी हो जाएंगी इस ऑब्जेक्ट के अंदर, OP2 के अंदर, ठीक है। तो यहां पे ना सिर्फ ये वैल्यूज माइनस हो रही हैं, बल्कि ये टेम्प आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है इसी मेथड के अंदर, उसके एक्स वाई जी में ये वैल्यूज जा रही हैं और हम रिटर्न कर रहे हैं टेम्प को। तो टेम्प ऑब्जेक्ट जो है ना, टेम्प ऑब्जेक्ट जो है ना वो यहां पे आके रिटर्न हो जाएगा बी माइनस ए की जगह पे, यहां पे आके टेम्प ऑब्जेक्ट और टेम्प ऑब्जेक्ट के जितने भी डेटा मेंबर्स हैं एक्स वाई जी की वैल्यूज हैं, ठीक है, वो सारे यहाँ पे आके रिटर्न होंगे। रिटर्न होने के बाद आपने स्टेटमेंट लिखी है ना यहाँ पे C इक्वल्स, ठीक है, तो B माइनस ए तो रिजॉल्व हो गया। अब यहाँ पे आपका ये इक्वल टू वाला जो मेथड है ना, इक्वल टू वाला मेथड, ठीक है, जिसको आपने यहाँ पे लिखा है ये चलेगा। इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे टेम्प ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है, तो टेम्प ऑब्जेक्ट के एक्स वाई और जी की वैल्यूज जो है वो इस OP2 ऑब्जेक्ट के अंदर आके कॉपी हो जाएंगी। और इक्वल टू के साइन के लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल आपका C है, तो सी वेरिएबल की एक्स वाई और जी की वैल्यूज यहाँ पे, एक्स वाई और जी की वैल्यूज यहाँ पे एक्सेसिबल होंगी, ठीक है। और जो आपका वेरिएबल सॉरी जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है टेम्प ऑब्जेक्ट, जो जिसके एक्स की वैल्यू जो है वो बी ऑब्जेक्ट के एक्स और ए की एक्स का डिफरेंस है, वाई भी इस तरीके से बी और ए का डिफरेंस है, बी के वाई ए और वाई, और टेम्प ऑब्जेक्ट की जेड वेरिएबल की वैल्यू जो है वो बी ऑब्जेक्ट के जेड वेरिएबल की वैल्यू और ए ऑब्जेक्ट के जेड वेरिएबल की वैल्यू का डिफरेंस है, ठीक है। तो वो टेम्प ऑब्जेक्ट की एक्स वाई और जी की जो वैल्यूज होंगी ना वो सी ऑब्जेक्ट के एक्स वाई जी में आके कॉपी हो जाएंगी, ठीक है जी। देन आफ्टर दिस सी आउट स्टेटमेंट है, सी आउट स्टेटमेंट में हमने लिखा है बी माइनस ए दिखा रहे हैं हम, और सी का शो वेरिएबल चलेगा, तो सी का शो वेरिएबल जो है वो आपको एक्स वाई और जी डिस्प्ले करके देगा, ठीक है। तो प्रोग्राम का आउटपुट जो है वो इस तरीके से होगा, ओरिजिनल वैल्यूज ऑफ ए 1 2 3, ठीक है, ये ए डॉट शो बी डॉट शो, ये स्टेटमेंट जब चलेगी तो बी जो है उसकी तो एक्स वाई जी में 10 10 10 है, ठीक है। तो जो यहां पे जो टेम्प ऑब्जेक्ट जो रिटर्न होगा उसके एक्स की वैल्यू होगी 10 माइनस 1। यहां पे जो ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा ना आपका, ये जो माइनस ऑपरेटर माइनस का जो फंक्शन आपका यहाँ पे टेम्प ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, उसकी y की वैल्यू जो है ना वो 10 माइनस 2 होगी, और z की वैल्यू 10 माइनस 3 होगी, और वही वैल्यूज जो है वो इस c ऑब्जेक्ट के अंदर असाइन हो जाएंगी, और c का शो जब चलेगा तो वो होगा 10 माइनस 1 10 माइनस 2 10 माइनस 3, यानी कि 987 इस तरीके से आपके सामने यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम मैं लिख देता हूँ, ठीक है। बाकी तो डिस्कशन और जो डिटेल्स हैं वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एक दफ़ा प्रोग्राम जो है कोड ब्लॉक्स के अंदर लिख के और उसका आउटपुट जस्ट आपको बताना मकसद है, तो प्रोग्राम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी। प्रोग्राम मैंने लिख दिया है, वही प्रोग्राम है जो कि अभी हमने पावर पॉइंट स्लाइड के ऊपर देखा था।
ये आपकी 3D की क्लास है, इसके 3 डेटा मेंबर्स हैं। यहाँ पे मैंने प्राइवेट का कीवर्ड अगर नहीं लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट क्लास के अंदर जितने भी डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस होते हैं, अगर आप उसका एक्सेस स्पेसिफायर नहीं मेंशन करते तो वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट ही डिक्लेयर होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्राइवेट का कीवर्ड लिखूँ ना लिखूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल तो मेरे जो डेटा मेंबर्स हैं एक्स वाई जी इंटीजर टाइप के हैं और ये तीनों के तीनों प्राइवेट हैं। पब्लिक मेंबर फंक्शंस है मेरे पास। यहाँ पे ये मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की केस में एक्स वाई जी की वैल्यू 0 होगी और ये मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है उसको 3 आर्ग्यूमेंट्स पास होंगे और वो 3 आर्ग्यूमेंट्स अपने पास वेरिएबल आई जे और के में स्टोर करेगा और वेरिएबल आई जे और के की वैल्यूज एट द एंड ऑफ द डे मेरे उस ऑब्जेक्ट के एक्स वाई जी में जाके स्टोर हो जाएंगी जिसको मैं क्रिएट कर रहा हूँ जिस ऑब्जेक्ट को। ये मेरे 4 मेंबर फंक्शंस हैं। ठीक है, ये ऑपरेटर प्लस का जो बाइनरी ऑपरेटर है उसको ओवरलोड करेगा, ये माइनस को और ये इक्वल टू को। ठीक है, और ये शो का फंक्शन है जो कि आपको एक्स वाई जी की वैल्यूज शो करेगा। अब इन तीनों को मैंने डिफाइन जो है वो क्लास की बॉडी से बाहर किया है। तो ये आपकी रिटर्न टाइप है 3D। किस क्लास से बिलोंग करता है, क्लास का नाम है 3D। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फंक्शन का नाम है ऑपरेटर माइनस और इसको 3D टाइप का एक ऑब्जेक्ट पास होगा एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, जो कि एक्सप्लिसिटली पास होगा मेन फंक्शन से, वो हम पास नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो इसकी डिटेल जो है इस फंक्शन की वो हम डिटेल देख चुके हैं। जस्ट मेरा मकसद ये था कि इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे लिख के तो आपके सामने इसको मैं रन कर सकूँ। ये प्लस का जो ऑपरेटर है, ये जो प्लस का ऑपरेटर है ये उसको ओवरलोड करेगा और 3D क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में अगर प्लस ऑपरेटर आएगा तो आपका ये वाला फंक्शन चलेगा। और कॉलिंग ऑब्जेक्ट जो है ना वो आपका प्लस ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऑब्जेक्ट पड़ा होगा वो कॉलिंग आपका ऑब्जेक्ट होगा और राइट हैंड साइड पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो इस pop2 वेरिएबल के अंदर आके कॉपी हो जाएगा। और इसी तरीके से ये इक्वल टू का जो ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर उसको ओवरलोड किया, इसकी ज़रूरत नहीं थी लेकिन ये काम कैसे करेगा तो इसके अंदर ये स्टेटमेंट्स आपकी चलेंगी। अगर आपने लिखा है लेट्स सपोज दो ऑब्जेक्ट्स हैं obj1 इज इक्वल टू obj2 तो आपका ये इक्वल टू का ये जो ऑपरेटर इक्वल टू का जो मेंबर फंक्शन है ये चलना शुरू हो जाएगा और राइट हैंड साइड पे जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उसकी x की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे पड़े हुए ऑब्जेक्ट के x वेरिएबल के अंदर कॉपी कर देगा और इसी तरीके से y और z की वैल्यू कॉपी कर देगा और जो करंट ऑब्जेक्ट है उसको रिटर्न भी कर देगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्टैटिक दिस लिखा है तो करंट ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस होगा वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे ये शो का फंक्शन है, कैसे काम करेगा ये जो है इसकी पहले तो रिटर्न टाइप है, फिर ये क्लास का नाम है, फंक्शन का नाम है और ये एक्स वाई जी की वैल्यूज आपको रिटर्न करके देगा, उसको डिस्प्ले करके देगा। मेन फंक्शन में 3D टाइप के 3 ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी एंड सी। ए जो है उसके एक्स वाई जी में 1 2 3 होगी वैल्यूज, बी जो है ऑब्जेक्ट उसके एक्स वाई जी में 10 10 10 वैल्यूज होंगी और सी ऑब्जेक्ट जो है उसके एक्स वाई जी में 0 होंगी क्योंकि इसके लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलेगा। ठीक है, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हमने लिखा हुआ है कि x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू जो है वो 0 कर दो फॉर दैट ऑब्जेक्ट जिसके अंदर आप किसी किस्म का कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे। देन यहाँ पे आपसे कहेगा ओरिजिनल वैल्यू ऑफ a की ओरिजिनल वैल्यू दिखाएगा a डॉट शो, तो a की ओरिजिनल वैल्यूज हैं 1 2 3। फिर यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यूज ऑफ b, तो b की ओरिजिनल वैल्यूज हैं 10 10 10। ठीक है, एंड आफ्टर दिस ये परफॉर्म होगा ये ऑपरेशन। पहले तो ये माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। जो बी ऑब्जेक्ट है इसके एक्स वाई जी में से ए ऑब्जेक्ट्स के एक्स वाई जी माइनस होंगे। ठीक है, यहाँ पे वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा और वो ऑब्जेक्ट जो है वो सी में आके कॉपी हो जाएगा। और उसके बाद हम सी आउट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं बी माइनस ए। तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिटर्न हुआ है माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद या ऑपरेटर माइनस का फंक्शन चलाने के बाद जो ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है ना वो ऑब्जेक्ट यहाँ आके रिटर्न होगा और उस ऑब्जेक्ट वो जो ऑब्जेक्ट है वो इसमें आके कॉपी हो जाएगा। इक्वल टू का साइन है। ठीक है, इक्वल टू का साइन है, यानी कि इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर भी यहाँ पे हमने ओवरलोड किया हुआ है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन जस्ट दिखाने के लिए कि ये जब हम दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में असाइनमेंट ऑपरेटर लगाते हैं तो क्या काम होता है, बेसिकली यही ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है इंटरनली। तो जो टेम्प ऑब्जेक्ट जो यहाँ रिटर्न होगा उसके एक्स वाई जी की वैल्यूज जो है वो इस ऑब्जेक्ट सी के एक्स वाई जी में आके कॉपी हो जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद हम सी आउट स्टेटमेंट में लिखते हैं बी माइनस ए और सी का शो फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो सी का शो फंक्शन जो है उसके शो फंक्शन का काम जो है वो सी ऑब्जेक्ट के एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जी की वैल्यू शो करना है और इसके बाद आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये शो फंक्शन जब चलेगा आपका, ये वाला जो शो फंक्शन है जब ये चलेगा
तो ये b के एक्स वाई जी में से a के एक्स वाई जी को माइनस किया हुआ होगा। b के एक्स वाई जी की वैल्यूज हैं 10 10 10 और यहाँ पे है 1 2 3। तो b माइनस सी का मतलब है कि b के x में से a के x को माइनस कर दो, b के y में से a के y को माइनस कर दो, b के z में से a का z माइनस कर दो। तो ना सिर्फ माइनस करो बल्कि सारी की सारी जो रिजल्ट है वो रिजल्ट को c ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर भी कर दो। तो बेसिकली आपका जो c ऑब्जेक्ट है इसके अंदर इसकी एक्स वाई जी की वैल्यू होगी 10 माइनस 1 10 माइनस 2 10 माइनस 3 यानी कि 987। ठीक है, जस्ट टू मेक श्योर कि कोड जो है वो सही लिखा है, मैं दोबारा से इसको देख लेता हूँ। ठीक है जी, इसको मैं करता हूँ सेव, इसको मैं करता हूँ बिल्ड टू चेक इफ देयर आर एनी एरर्स। देयर आर नो एरर्स। इसको मैं रन करता हूँ। तो रन करूंगा तो यहाँ पे ये सी आउट स्टेटमेंट नजर आएगी आपको, ए की वैल्यूज दिखाएगा, बी की वैल्यूज दिखाएगा और बी माइनस ए का रिजल्ट आपको दिखाएगा विच विल बी 987 इन दिस पर्टिकुलर सिनारियो। तो ओरिजिनल वैल्यूज ऑफ ए 1 2 3, ओरिजिनल वैल्यूज ऑफ बी 10 10 10, बी माइनस ए, ठीक है, ये आपको दिखा रहा है 987। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे मैं कोलन लगा देता हूँ, यहाँ पे कुछ थोड़ी सी स्पेसेस दे देते हैं क्योंकि स्पेस यहाँ पे नहीं थी। और इसको अब रन करके देखते हैं तो यहाँ पे बी माइनस से आपको दिखा रहा है क्या चीज़ 987। ठीक है, तो बाकी इसकी डिटेल जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट अपने स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड है मल्टीपल ओवरलोडिंग। वी हैव सीन डिफरेंट यूजेस ऑफ प्लस ऑपरेटर टू ऐड द डिस्टेंसेस एंड टू कॉन्केटिनेट द स्ट्रिंग्स। हमने प्लस ऑपरेटर को देखा हुआ है कि डिस्टेंस की क्लास में वो डिस्टेंसेस ऐड कर रहा था और स्ट्रिंग वाली क्लास के अंदर वो कॉन्केटिनेट कर रहा था स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, उसका सॉरी इसी लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था और पहला टॉपिक था हमारी आज की क्लास का। You could put both these classes together in the same program and C++ would still know कि हाउ टू इंटरप्रेट द प्लस ऑपरेटर। कि आपका ये जो डिस्टेंस की क्लास है और जो स्ट्रिंग की क्लास है उसको आप एक ही फाइल के अंदर लिख दें। दोनों क्लासेस के अंदर प्लस का ऑपरेटर जो है वो ओवरलोड हुआ है। ठीक है, तो स्टिल जो है ना सी प्लस प्लस जो है वो देखेगा, इंटरप्रेट कर लेगा कि प्लस का ऑपरेटर जो है वो अगर ओवरलोड हुआ है स्ट्रिंग की क्लास के ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में, अगर प्लस का ऑपरेटर आएगा तो वो स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट कर देगा। और अगर डिस्टेंस की क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर प्लस ऑपरेटर आएगा तो डिस्टेंस क्लास की फीट और इंचेस को दोनों ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर देगा। इवन इफ द बोथ द क्लासेस, द डिस्टेंस क्लास या जो स्ट्रिंग की क्लास है वो अगर एक ही फाइल के अंदर डिफाइन ही क्यों ना हो तो फिर भी ये उसको इंटरप्रेट कर लेगा। लेट्स सपोज आपने मेन फंक्शन में स्टेटमेंट लिखी है d1 इज इक्वल टू d2 प्लस d3 और आपने दो स्ट्रिंग्स हैं, लेट्स सपोज s2 एक आपका स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है, s3 आपका स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है। इसको आपने आपस में इन दोनों को आपस में आपने ऐड करना है, इन दोनों को आपस में आपने कॉन्केटिनेट करना है। तो बेसिकली कैसे पता लगेगा? इट सेलेक्ट्स द करेक्ट फंक्शन टू कैरी आउट द एडिशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ऑपरेंड्स। वो टाइप ऑफ ऑपरेंड्स देखेगा, यार इसके लेफ्ट हैंड साइड पे डिस्टेंस क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसके राइट हैंड साइड पे भी डिस्टेंस क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो आपका जो प्रोग्राम है ना वो डिस्टेंस क्लास के अंदर जाएगा और ये प्लस का ऑपरेटर ओवरलोड करने वाला जो कोड उसमें जो लिखा है डिस्टेंस क्लास के अंदर उसको रन करेगा। यहाँ पे देखेगा यार प्लस के ना राइट साइड पे भी एक मेरी जो यूजर डिफाइंड क्लास है स्ट्रिंग उसका ऑब्जेक्ट है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी स्ट्रिंग क्लास ही का ऑब्जेक्ट है। तो ये स्ट्रिंग क्लास के अंदर जाएगा और वहां पे देखेगा कि वहां पे अगर ऑपरेटर प्लस का मेंबर फंक्शन अगर मौजूद है तो ये यहाँ पे आपके लिए कॉन्केटिनेशन का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करेगा। तो दिस बेसिकली मींस मल्टीपल ओवरलोडिंग ऑफ अ सिंगल ऑपरेटर। अब आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर की तरफ, यानी कि लेस देन का साइन है आपका। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेन फंक्शन के अंदर मैंने ये ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। डिस्टेंस क्लास का एक ऑब्जेक्ट है dist1 और इसके फीट और इंचेस में मैंने वैल्यू पास की है 3,4.5 और डिस्टेंस क्लास ही का एक और ऑब्जेक्ट है dist2, इसके फीट और इंचेस में मैंने वैल्यू पास की है 6 और 2.5। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ dist1 इज लेस देन dist2। तो ये जो लेस देन का जो साइन आया है ना, इसके ऑपरेंड्स अब क्या हैं? इसके ऑपरेंड्स अब नॉर्मल आपके वेरिएबल्स नहीं है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट। ठीक है, अब ये आपके dist1 और dist2 हैं और dist1 और dist2 जो है वो क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं, डिस्टेंस क्लास के ऑब्जेक्ट्स। तो इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि ये जो लेस देन का साइन है इट वर्क्स विद द dist1 एंड dist2 ऑब्जेक्ट्स, हमें इस लेस देन के साइन को ओवरलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ओवरलोड करने के लिए हमने ये मेथड लिख दिया है। ठीक है, ये डिस्टेंस क्लास है, उसका ये मेथड है ऑपरेटर लेस देन डिस्टेंस d2।
लेस देन का जो साइन है इसके राइट हैंड साइड पे जो ऑब्जेक्ट पड़ा है ना डिस्ट2, तो डिस्ट2 इसमें कॉपी हो जाएगा उसके कंटेंट्स उसके फीट इंचेस डी2 के अंदर, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिस्ट1 पड़ा है उसमें उसके डिस्ट1 के फीट और इंचेस की वैल्यूज जो है वो इसके अंदर डायरेक्टली एक्सेसिबल होंगी इस मेथड के अंदर, बिकॉज आपका जो लेस देन का जो साइन है इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऑब्जेक्ट पड़ा है दिस इज द कॉलिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि जब आप लिखते हो ना ऑब्जेक्ट लेस देन अनदर ऑब्जेक्ट, तो आपका जो मेंबर फंक्शन जो चलेगा वो इस ऑब्जेक्ट का मेंबर फंक्शन चलेगा। तो इस ऑब्जेक्ट का जो मेंबर फंक्शन होगा उसके मेंबर फंक्शन के अंदर फीट और इंचेस जो आपके डेटा मेंबर्स हैं वो इसके डेटा मेंबर्स फीट और इंचेस एक्सेस हो रहे होंगे। डी टू डॉट इंचेस डी टू डॉट फीट जो है वो बेसिकली आपका वो वाला जो ऑब्जेक्ट जो कि लेस देन साइन के राइट हैंड साइड के ऊपर है डिस्ट टू जो है वो इसमें काके कॉपी हो जाएगा डी टू के अंदर, और डी टू डॉट इंचेस का मतलब है डिस्ट टू के इंचेस, डी टू डॉट फीट का मतलब है डिस्ट टू के फीट। तो यहाँ पे इसका लॉजिक ये लिखा है यार, फ्लोट हमने दो वेरिएबल्स बनाए, बी एफ वन एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, बी एफ वन में हमने लिखा है कि फीट की वैल्यूज को और इंचेस की वैल्यूज को और इंचेस को डिवाइड कर लें 12 पे ताकि ये फीट में कन्वर्ट हो जाए। तो फीट वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी है उसको ऐड करें इंचेस डिवाइडेड बाय 12 के ऊपर, तो ये फीट की वैल्यू आ जाएगी फॉर दैट ऑब्जेक्ट जो कि लेस देन के साइन के लेफ्ट हैंड साइड पे है, जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट है आपका डिस्ट वन के फीट की वैल्यू डिस्ट वन के इंचेस की वैल्यू डिवाइडेड बाय 12, इन दोनों को हम आपस में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, हम बेसिकली इंचेस को 12 पे इसलिए डिवाइड करें बिकॉज आई वांट टू कन्वर्ट दीज इंचेस इनटू फीट, तो ये फीट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये फीट की वैल्यू और यहाँ पे फीट की वैल्यू जो है आपस में ऐड हो जाएंगी और बी एफ वन में आके स्टोर हो जाएंगी। यहाँ पे बी एफ टू वेरिएबल जो है इसमें लिखा है हमने, इसमें हमने क्या असाइन कर रहे हैं, इसमें हम असाइन कर रहे हैं डी टू डॉट फीट प्लस डी टू डॉट इंचेस। तो डी टू का मतलब है कि लेफ्ट आपके इस लेस देन का साइन के राइट साइड पे जो ऑब्जेक्ट है डिस्ट टू वो इसके अंदर डी टू के अंदर आके कॉपी हो जाएगा, तो मतलब कि डिस्ट टू के फीट और इंचेस की वैल्यू डी टू में आके कॉपी हो जाएंगी। तो डिस्ट टू के फीट की वैल्यू प्लस डिस्ट टू के इंचेस की वैल्यू डिवाइडेड बाय 12 सो दैट द वैल्यूज ऑफ इंचेस आर कन्वर्टेड इनटू फीट, तो ये फीट की वैल्यूज आपस में ऐड होंगी और बी एफ टू में आके स्टोर हो जाएंगी। और यहाँ पे हम कह रहे हैं यार रिटर्न करो, इसको कहते हैं ये जो स्टेटमेंट है ना आपकी, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज द कंडीशनल स्टेटमेंट, ये आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट है। कंडीशनल स्टेटमेंट का सिंटेक्स ये होता है कि यहाँ पे ना एक कंडीशन लगाई होती है। अब यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाई है, मैंने लिखा है बी एफ वन इज लेस देन बी एफ टू। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाली जो वैल्यू है ना, वैल्यू ट्रू, ठीक है, वो आप रिटर्न कर दें। वरना अगर बी एफ वन इज नॉट लेस देन बी एफ टू, अगर वो उसके बराबर है या बी एफ वन की वैल्यू जो है इस वेरिएबल की वैल्यू अगर इससे ज्यादा है तो फॉल्स रिटर्न कर दो। ठीक है, कोलन के बाद वाली वैल्यू जो है ना वो रिटर्न कर दो। यहाँ पे हमने इस लेस देन के ऑपरेटर को जो है वो क्या कर दिया है, बेसिकली हमने इसको ओवरलोड किया है ताकि डिस्टेंस क्लास के ऑब्जेक्ट्स के साथ ये काम कर सके। ठीक है, इसके ऊपर जो इसका जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम जो है वो मैं यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले कर देता हूँ और आपको मैं दिखा देता हूँ। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आपका प्रोग्राम है, मैंने डिस्टेंस की क्लास है डिफाइन की हुई है, प्राइवेट वेरिएबल्स हैं इसके अंदर दो, फीट एंड इंचेस, इंटीजर फीट फ्लोट इंचेस, ये इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ये जब भी कॉल होगा तो फीट वेरिएबल में 0, इंचेस वेरिएबल में 0 असाइन करेगा। और ये इसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, जो भी इसमें हम वैल्यू पास करेंगे एफ टी वेरिएबल में आएगी और एफ टी की वैल्यू जो है वो इसके ऑब्जेक्ट के फीट वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। और दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो आई एन फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, आई एन की वैल्यू जो है वो इंचेस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। सेट डिस्ट का फंक्शन है, इसको जब दो आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे फ्लोट और एक इंटीजर और फ्लोट, इंटीजर वैल्यू जो है वो फीट वेरिएबल क्लास के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी वैल्यू, और वेरिएबल आई जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो क्लास के वेरिएबल इंचेस में स्टोर हो जाएगी। गेट डिस्ट का फंक्शन है, ये आपसे डिस्टेंस की वैल्यू मांगेगा, एंटर द वैल्यू ऑफ फीट, तो जो ऑब्जेक्ट भी गेट डिस्ट को कॉल करेगा उसकी फीट वेरिएबल में इनपुट चली जाएगी वैल्यू, और फिर इसके बाद आपको एंटर द वैल्यू ऑफ इंचेस नजर आएगा। जो ऑब्जेक्ट भी गेट डिस्ट को कॉल कर रहा है उसके इंचेस वेरिएबल के अंदर जो है वो वैल्यू चली जाएगी, और शो डिस्ट का फंक्शन जो भी ऑब्जेक्ट कॉल करेगा तो उस ऑब्जेक्ट की फीट और इंचेस की वैल्यू आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगी। देन मैंने यहाँ पे लेस देन का जो ऑपरेटर है उसको मैंने ओवरलोड किया है। ये जो फंक्शन है ऑपरेटर लेस देन, ठीक है, इट इज यूज्ड टू ओवरलोड द लेस देन ऑपरेटर इफ द लेस देन ऑपरेटर इज बीइंग यूज्ड with the objects of distance class
तो आपका ना ये वाला मेथड जो है चलना शुरू हो जाएगा। इसकी रिटर्न टाइप है बुलियन, तो बुलियन रिटर्न टाइप, बूल रिटर्न टाइप है इसकी। बूल का मतलब है कि यार इसकी वैल्यू जो है ना जो रिटर्न होगी वो या तो ट्रू रिटर्न होगी या फॉल्स रिटर्न होगी इस ऑपरेटर की, ठीक है। और इसके अंदर हम डिस्टेंस टाइप का एक ऑब्जेक्ट जो है पास करें, और ये कॉन्स्ट का कीवर्ड है, मींस के ये जो आपका जो ऑपरेटर है ये क्लास के वेरिएबल्स फीट और इंचेस की वैल्यूज को ताकि चेंज ना कर सके, ठीक है। अब यहाँ पे लेट सपोज ये इफ कंडीशन है, इस इफ कंडीशन के अंदर अगर आप देखें तो इसमें लिखा है डिस्ट वन लेस देन डिस्ट टू, ठीक है। इसको भी डिस्कस करते हैं, ऊपर की दो स्टेटमेंट्स को भी मेन फंक्शन की, लेकिन पहले जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं। लेस देन का साइन आ रहा है और इसके दो ऑपरेटर्स हैं, एक इसके लेफ्ट हैंड साइड पे, एक इसके राइट हैंड साइड पे। तो जो डिस्ट वन ऑब्जेक्ट है ना, दिस विल बी द कॉलिंग ऑब्जेक्ट ऑफ दिस मेंबर फंक्शन, और कॉलिंग ऑब्जेक्ट के अंदर ये फीट वेरिएबल और इंचेस वेरिएबल जो एक्सेस हो रहे हैं वो बेसिकली डिस्ट डिस्ट वन के हैं, जो कि कॉलिंग ऑब्जेक्ट है। इसके लेस देन के साइन के राइट हैंड साइड के ऊपर जो डिस्ट टू जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके फीट और इंचेस की वैल्यूज हैं जी 6 एंड 2.5। ये फीट और इंचेस की वैल्यू जो है ना वो इसके इस मेंबर फंक्शन के अंदर ये जो d2 ऑब्जेक्ट है इसके अंदर आके कॉपी हो जाएंगे। तो जब हम यहाँ पे लिखते हैं ना d2 डॉट फीट, तो बेसिकली आई एम एक्सेसिंग द फीट वैल्यू ऑफ दिस टू ऑब्जेक्ट, और d2 डॉट इंचेस का मतलब है कि यार ये जो दिस टू ऑब्जेक्ट है इसके इंचेस इंचेस वेरिएबल की वैल्यू। बेसिकली यहाँ पे जो आपका लेस देन का साइन है इसके राइट हैंड साइड पे जो ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट इसमें कॉपी हो जाएगा d2 ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो d2 डॉट इंचेस का मतलब है एक्चुअली डिस टू के इंचेस, d2 डॉट फीट का मतलब है डिस टू के फीट और इंच, यानी कि ये पूरा ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाएगा इसके अंदर। फिर यहाँ पे हमने ये लिखा है यार फीट की वैल्यू एक्सेस करो ऑफ द कॉलिंग ऑब्जेक्ट, और कॉलिंग ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे डिस्ट वन है, ठीक है। तो उसके फीट की वैल्यूज ऐड होंगी, इंचेस डिवाइडेड बाय 12 मींस के इंचेस की वैल्यू जो है उसको हम 12 पे डिवाइड कर रहे हैं ताकि ये वैल्यू भी फीट में कन्वर्ट हो जाए। और इस फीट ओरिजिनल जो फीट वैल्यू है 3, इसके साथ 4.5 डिवाइडेड बाय 12 इसकी वैल्यू ऐड हो जाए, ठीक है। और दूसरा ऑब्जेक्ट है आपका डिस टू, इसकी फीट की वैल्यू 6, d2 डॉट फीट विल रिटर्न यू 6 एंड d2 डॉट इंचेस विल रिटर्न यू 2.5। तो इस 2.5 को हम कहते हैं यार 12 पे डिवाइड करो और इसको ना ओरिजिनल जो फीट की वैल्यूज हैं उसके साथ ऐड करो ताकि आपका जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसकी फीट की वैल्यूज मुझे मिल जाए। तो पहले ऑब्जेक्ट की फीट की वैल्यूज ऐड करके bf1 में, और दूसरे ऑब्जेक्ट की फीट की वैल्यूज bf2 वेरिएबल में स्टोर हो गई, और हम कह रहे हैं यार रिटर्न करो। क्या रिटर्न करो? रिटर्न करो, लेकिन यहां पे पहले कंडीशन देखो कि अगर bf1 पहले ऑब्जेक्ट के फीट की वैल्यूज इफ इट इज लेस देन द फीट वैल्यूज ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट bf2, ये वेरिएबल्स है ना bf1 bf2, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बाद आने वाली वैल्यू जो ट्रू वैल्यू है ना वो रिटर्न करो, और ट्रू रिटर्न करो, वरना फॉल्स वैल्यू रिटर्न करो, ठीक है। तो रिटर्न टाइप चूंकि इस ऑपरेटर लेस देन जो हम आपका ये जो मेंबर फंक्शन है जो कि ओवरलोड कर रहा है लेस देन के ऑपरेटर को, चूंकि इसकी रिटर्न टाइप बूल है लिहाजा ये रिटर्न करेगा बेस्ड ऑन दिस कंडीशन, बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ bf1 एंड bf2। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है ना, bf1 की वैल्यू अगर लेस देन bf2 है तो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके दो डिस्ट वन डिस्ट टू आपके दो ऑब्जेक्ट्स हैं डिस्टेंस क्लास के। डिस्ट वन के फीट में 3 जाएगा, डिस्ट वन के इंचेस में 4.5 जाएगा, डिस्ट टू के फीट और इंचेस में 6 एंड 2.5 जाएगा, ठीक है। आई एम श्योर कि डिस्ट वन की वैल्यू जो है वो कम होगी। यहाँ पे इफ कंडीशन में अगर हम देख लें डिस्ट वन इसकी फीट और इंचेस 3 प्लस 4.5 डिवाइडेड बाय 12 और 6 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 12, तो दिस वैल्यू विल बी स्मॉलर, डिस्ट वन विल बी स्मॉलर, ठीक है। तो इफ डिस्ट वन इज लेस देन डिस्ट टू, जब ये स्टेटमेंट चलेगी ना तो आपका ये फंक्शन चलना शुरू हो जाएगा, और ये फंक्शन आपको इस जगह पे जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है डिस्ट वन लेस देन डिस्ट टू, यहां पे रिटर्न करेगा आइदर ट्रू और फॉल्स। अगर डिस्ट वन के फीट की वैल्यूज डिस्ट टू के फीट की वैल्यू से वाकई कम है तो यहां पे फिर क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो ये सी आउट स्टेटमेंट चलेगी कि भाई डिस्ट वन इज लेस देन डिस्ट टू, एल्स वरना डिस्ट वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्ट टू, ये स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी। तो मैं ये प्रोग्राम रन करके आपको दिखा देता हूं। वैसे डिस्ट वन की वैल्यू जो है ना वो डिस्ट टू की वैल्यू से कम है, ठीक है। इसको मैं बिल्ड कर लेता हूं टू चेक इफ देयर इज एनी एरर, टू मेक श्योर कि कोई एरर्स ना हो। कोई एरर नहीं है, इसको मैं रन कर लेता हूं। तो ये आपसे कह रहा है डिस्ट वन इज लेस देन डिस्ट टू, भाई इसलिए क्योंकि डिस्ट वन के फीट और इंचेस की वैल्यूज
आपके डिस्ट 2 के फीट और इंचेस की वैल्यू से वाकई कम है, तो इसलिए इसने आपको ये रिटर्न करके दिया है। अच्छा, मैं अगर लेट सपोज इसकी फीट और इंचेस की वैल्यूज जो है ना वो अगर सेम कर दूं, लेट सपोज इसको 6 कर दें और इसको भी कर देते हैं 2.5, ठीक है, अब सेम है ना, तो ये कंडीशन क्या होगी, ये कंडीशन आपको फॉल्स रिटर्न करके देगी, क्योंकि ये लेस देन का साइन जब चलेगा, जब यहाँ पे देखेगा आपका प्रोग्राम, जब देखेंगे यहाँ पे प्रोग्राम जब आपका चल रहा होगा, तो रन टाइम पे जब ये एग्जीक्यूट हो रही होगी ना आपकी ये इफ कंडीशन, तो यहाँ पे डिस्ट 1 डिस्टेंस क्लास का ऑब्जेक्ट है, डिस्ट 2 डिस्टेंस क्लास का ऑब्जेक्ट है, दरमियान में लेस देन का साइन लगा है, तो आपका प्रोग्राम जो है ना वो इसके अंदर ना ढूंढने की कोशिश करेगा कि कोई ऐसा ऑपरेटर लेस देन के साइन के साथ कोई फंक्शन डिफाइंड है। जी बिल्कुल डिफाइंड है। तो यहाँ पे आपका जो पहला ऑब्जेक्ट है डिस्ट 1, उसके फीट और इंचेस हैं 6 एंड 2.5, दूसरे की भी 6 एंड 2.5, तो ये फीट की वैल्यू प्लस इंचेस डिवाइडेड बाय 12 की वैल्यू ये ऐड होके BF1 में आ रही है, और इसी तरीके से BF2 के अंदर आपके दूसरे ऑब्जेक्ट की, यानी कि जो कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे इस लेस देन ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पे डिस्ट 2 है, उसके फीट और इंचेस की वैल्यूज यहाँ पे आ रही हैं, कन्वर्ट हो रही हैं फीट में, और BF2 के अंदर वैल्यू आ रही है। रिटर्न करो और ये कंडीशन चेक करो, BF1 लेस देन BF2, तो भाई BF1 लेस देन BF2 कैसे हो सकता है, यहाँ पे भी डिस्ट 1 6 एंड 2.5 है, डिस्ट 2 भी 6 एंड 2.5 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो आपको ट्रू रिटर्न नहीं होगा बल्कि फॉल्स रिटर्न होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ट्रू रिटर्न होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये जो कोलन के बाद वाली जो वैल्यू है ना ये रिटर्न होगी। इस स्टेटमेंट को कहते हैं, इस स्टेटमेंट को जो यहां से शुरू हो रही है स्टेटमेंट को कहते हैं, इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब ना फॉल्स है, तो इसलिए ये जो इफ कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी, यहाँ पे फॉल्स आके रिटर्न हो जाएगा, तो सी आउट स्टेटमेंट नहीं चलेगी बल्कि ये जो एल्स का पोर्शन है ये चलेगा, और इसमें सी आउट स्टेटमेंट आपको नजर आएगा लिखा हुआ कि डिस्ट 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्ट 2, तो भाई डिस्ट 1 जो है वो डिस्ट 2 के बराबर है, ठीक है, तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट चलेगी, डिस्ट 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्ट 2। तो इस तरीके से लेस देन का ऑपरेटर है, आप इसको हमने ओवरलोड किया। आप ग्रेटर देन के ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू को कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू को कर सकते हैं, इवन इक्वल टू के ऑपरेटर को भी आप जो है वो ओवरलोड कर सकते हैं। तो ये आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, बाकी के जो आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं उनको आप ओवरलोड कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से जैसे आपने लेस देन के ऑपरेटर को ओवरलोड किया है। ओके जी, नेक्स्ट आपकी स्लाइड, इसमें बात हो रही है बेसिकली जिस ऑपरेटर को ओवरलोड करने की, वो है आपका प्लस इक्वल टू का ऑपरेटर, ठीक है। प्लस इक्वल टू का देखिए यहाँ पे जो हमने स्टेटमेंट लिखी ना, डिस्ट 1 प्लस इक्वल्स डिस्ट 2, बेसिकली ये स्टेटमेंट का मतलब है डिस्ट 1 इज इक्वल टू डिस्ट 1 प्लस डिस्ट 2। अगर मैंने लेट्स सपोज दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए इंटीजर टाइप का a b, और मैं लिखता हूँ इंटीजर a इज इक्वल टू 10, इंटीजर b इज इक्वल टू 20, और फिर मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ a प्लस इक्वल्स b, तो a प्लस इक्वल्स b मीन्स a इज इक्वल टू a प्लस b, के इसका मतलब है स्टेटमेंट का कि यार डिस्ट 1 इज इक्वल टू डिस्ट 1 प्लस डिस्ट 2, कि यार डिस्ट 1 और डिस्ट 2 को आपस में ऐड करो, डिस्ट 1 और डिस्ट 2 को इनके डिस्टेंसेस को आपस में ऐड करो, और ऐड करने के बाद रिजल्ट को ना डिस्ट 1 में ही स्टोर करो, बेसिकली स्टेटमेंट का ये मतलब है, ठीक है। तो प्लस इक्वल टू का जो साइन है ना वो ओवरलोडेड नहीं है, आई विल हैव टू ओवरलोड। जब ये स्टेटमेंट हम लिखेंगे ना तो आपका प्रोग्राम जो है ना वो ढूंढेगा कि भाई डिस्टेंस क्लास के अंदर प्लस माइनस का ऑपरेटर कहाँ पे है, कहाँ ओवरलोड हुआ हुआ है, अगर ओवरलोड हुआ हुआ है उसका अगर आपने फंक्शन बनाया हुआ है तो आपका कोड चलेगा, वरना कंपाइलर आपको एरर देगा। मेन फंक्शन में आपने लिखा है डिस्टेंस डिस्ट 1 डिस्टेंस डिस्ट 2, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं डिस्ट 1 डिस्ट 2, ठीक है, उसके अंदर आपने 3 2.55 एंड 3.25 आपने ये वैल्यूज इसको पास कर दी हैं। यहाँ पे वॉइड डिस्टेंस, ये आपका जो प्लस इक्वल टू का जो ऑपरेटर है ना वो यहाँ पे ओवरलोड हुआ हुआ है। आपने फंक्शन बनाया है ऑपरेटर प्लस इक्वल्स, ठीक है, ये बेसिकली फंक्शन जो है ये क्लास की बॉडी से बाहर डिक्लेयर जो है वो आपने डिफाइन किया हुआ है, तो इसकी रिटर्न टाइप लिखेंगे पहले, फिर क्लास का नाम लिखेंगे जो कि डिस्टेंस है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, ऑपरेटर प्लस इक्वल्स डिस्टेंस d2, इसको डिस्टेंस क्लास का एक ऑब्जेक्ट रिसीव होगा। अब ये आपका प्लस इक्वल टू का साइन है, इसके दो इसके ऑपरेंड्स हैं, इसका राइट हैंड साइड है लेफ्ट हैंड साइड है, जो राइट हैंड साइड वाला जो ऑपरेंड है जो ऑब्जेक्ट है उसके फीट और इंचेस की वैल्यूज d2 के अंदर आके कॉपी हो जाएंगी, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऑपरेंड है वो आपका कॉलिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिस इज द कॉलिंग ऑब्जेक्ट डिस्ट 1। तो जब हम यहाँ पे हमने लिखा है यार फीट प्लस इक्वल्स d2 डॉट फीट, का मतलब है कि फीट प्लस यानी कि फीट वेरिएबल की वैल्यू ऑफ द कॉलिंग ऑब्जेक्ट एंड फीट वेरिएबल की वैल्यू ऑफ द
D2 ऑब्जेक्ट, इन दोनों को आपस में ऐड करो और रिजल्ट को कहां स्टोर करना है, जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट के फीट है उसके अंदर। इंचेस की वैल्यू ऑफ द कॉलिंग ऑब्जेक्ट जो कि आपका dist1 है, और D2 डॉट इंचेस जो कि आपका ये वाला ऑब्जेक्ट है प्लस इक्वल के साइन के राइट हैंड साइड पे dist2। इनके इंचेस की वैल्यूज को आपस में ऐड करो और रिजल्ट को ना कॉलिंग ऑब्जेक्ट के इंचेस में स्टोर करो, इंचेस वेरिएबल में। दिस स्टेटमेंट एक्चुअली मींस इंचेस इज इक्वल टू इंचेस प्लस D2 डॉट इंचेस। तो कॉलिंग ऑब्जेक्ट बेसिकली आपका dist1 है, तो dist1 के इंचेस के अंदर ही स्टोर होगी आपकी ये जो सम है, ये सम इंचेस में आके स्टोर होगा। और इसी तरीके से सम जो है वो dist1 के फीट में आके स्टोर होगा। फिर इसके बाद हम कह रहे हैं कि बेसिकली हम चेक कर रहे हैं यार कि इंचेस की वैल्यू कहीं 12 से ज्यादा तो नहीं है। तो अगर 12 से ज्यादा है ना, चेक करो इंचेस, इफ द वैल्यू ऑफ इंचेस ऐड होने के बाद अगर इंचेस की वैल्यू 12 से ज्यादा या 12 के बराबर है, तो क्या करो, इंचेस में से ना 12 माइनस कर दो और उसको इंचेस को अपडेट भी कर दो। ना सिर्फ ये बल्कि फीट को ऐड करो। भाई देखें, आपने कभी हम अगर किसी से पूछते हैं ना कि यार आपकी हाइट कितनी है, तो वो आपसे कहेगा लेट्स सपोज मेरी हाइट है जी 5 फीट एंड 8 इंचेस। वो कभी नहीं कहेगा कि मेरी हाइट जो है ना वो 5 फीट एंड 14 इंचेस है। ठीक है, 14 इंचेस का मतलब है कि यार 14 में से 12 को माइनस करो और फीट को इंक्रीमेंट कर दो, तो 5 फीट एंड 14 इंचेस का मतलब है 6 फीट एंड 2 इंचेस। ठीक है, तो इसलिए हमने ये लॉजिक लगाया। बहरहाल ये जो लॉजिक है ये ठीक है भी नहीं, क्योंकि मैंने आपको एक दफा पहले भी बताया था, मैं यहाँ पे चेंज करना भूल गया हूँ। इफ की जगह यहाँ पे आपको वाइल लगाना पड़ेगा। अगर इंचेस की वैल्यू जो है ना, लेट्स सपोज दैट इज 36, अगर वो 36 है लेट्स सपोज, तो फिर यहाँ पे इफ कंडीशन में देखेगा 36 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। जी बिल्कुल, कंडीशन तो ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो कि इंचेस में से ना 12 माइनस करेंगे, 36 में से 12 माइनस करो और इंचेस वेरिएबल को अपडेट करो। तो 36 इंचेस हैं, उनमें से 12 माइनस करो तो रिजल्ट आएगा 24। तो इंचेस वेरिएबल में आ जाएगा 24 और फीट की वैल्यू एक दफा इंक्रीमेंट हो जाएगी, क्योंकि एक फीट में 12 इंचेस हैं और 12 इंचेस आपने इसमें से माइनस कर दिए हैं, तो पीछे बच जाएगा आपके 24 इंचेस। तो ये लॉजिक ठीक नहीं है। तो यहाँ पे इफ की बजाय हमें क्या लगाना पड़ेगा, वाइल लूप। वाइल मतलब जब तक इंचेस वेरिएबल की वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, इन दो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते जाओ, बार बार माइनस करते जाओ इंचेस में से 12 को। 36 में से 12 एक दफा माइनस होगा, ये 24 हो जाएगा, फीट की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। फिर वाइल चेक करेगा इंचेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, तो हाँ जी इंचेस में तो 24 है, तो फिर दोबारा वाइल लूप चलेगा, 3 दफा वाइल लूप चलेगा और फीट की वैल्यू बार बार इंक्रीमेंट होगी एक दफा। ठीक है, 3 दफा इंक्रीमेंट हो जाएगी क्योंकि 3 दफा लूप चलेगा। ठीक है, और इंचेस की वैल्यू जो है वो 12 3 दफा उसमें से इंचेस की वैल्यू जो है वो माइनस हो जाएगी। तो इसका प्रोग्राम मैं लिख देता हूं, बल्कि प्रोग्राम क्या लिखता हूं, प्रोग्राम तो लिखा हुआ है, उसके अंदर जस्ट खाली ये जो ऑपरेटर प्लस इक्वल्स टू का जो ऑपरेटर है इसको जस्ट ओवरलोड करना है। ठीक है, तो ये जस्ट ये कोड मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, मैं वीडियो पॉज करता हूं, कोड को मैं इसमें कॉपी पेस्ट करके और आपके साथ मैं दोबारा डिस्कस करता हूं इस कोड को भी। ओके जी, ये वही प्रोग्राम है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले रन किया था, डिस्टेंस की क्लास है। जस्ट मैंने इसमें ये किया है कि मैंने एक मेंबर फंक्शन इसमें ऐड कर दिया जिसकी रिटर्न टाइप है वॉइड। नाम है इस फंक्शन का ऑपरेटर प्लस इक्वल्स। ठीक है, और इसको डिस्टेंस टाइप का ही एक ऑब्जेक्ट रिसीव होगा एज एन आर्ग्यूमेंट। और इसकी जो बाकी जो डिटेल्स हैं वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मजीद मैं टाइम वेस्ट किए बगैर आपको मेन फंक्शन में ले जाता हूँ। मेन फंक्शन में डिस्टेंस क्लास के वही ऑब्जेक्ट्स हैं जो प्रीवियस प्रोग्राम के अंदर थे, बेसिकली प्रोग्राम वही है। जस्ट इसके अंदर ये मेथड, सॉरी जस्ट इसके अंदर ये मेंबर फंक्शन एक ऐड हो गया है। और आपकी मेन जो आपकी जो मेन फंक्शन है इसके अंदर मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया है dist1 प्लस इक्वल्स dist2। ठीक है, और dist1 की जो शो डिस्टेंस या शो डिस्ट का जो मेथड है वो मैं उसके लिए कॉल करता हूँ ताकि वो मुझे उसके dist1 के अपडेटेड फीट और इंचेस की वैल्यू शो करेगा। क्योंकि dist1 का जब प्लस इक्वल्स ये जो ऑपरेटर है जब ये ओवरलोड हुआ है, ठीक है, तो आपका ये जब प्रोग्राम जब आएगा और एग्जीक्यूट करेगा आपकी ये स्टेटमेंट dist1 प्लस इक्वल्स dist2, तो बेसिकली आपका ये मेंबर फंक्शन चलना शुरू हो जाएगा। और ये मेंबर फंक्शन क्या कर रहा है, ये मेंबर फंक्शन एक्चुअली dist2 के फीट और इंचेस को और dist1 के फीट और इंचेस को आपस में ऐड कर रहा है और ऐड करने के बाद रिजल्ट को स्टोर कर रहा है dist1 के फीट और इंचेस के अंदर। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज जस्ट लाइक राइटिंग दिस स्टेटमेंट के dist1 इज इक्वल टू dist1 प्लस dist2। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस का ऑपरेटर जो है, ऑपरेटर प्लस जो है वो यहाँ पे ओवरलोड नहीं हुआ, वरना मैं इस तरह से ये स्टेटमेंट लिख के भी आपको दिखा सकता था। ठीक है, तो इसके इस ऑपरेटर के प्लस इक्वल्स के दो ऑपरेंड्स हैं, एक इसके राइट हैंड साइड पे dist2, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे dist1। dist1 जो है वो इसका कॉलिंग ऑब्जेक्ट है
इस मेंबर फंक्शन का कॉलिंग ऑब्जेक्ट है, यानी कि जैसे ही ये आपके प्रोग्राम के अंदर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और इसके अंदर जब ये एग्जीक्यूट हो रही होगी और प्लस इक्वल्स का साइन आएगा तो आपका ये मेंबर फंक्शन चलना शुरू हो जाएगा और ये मेंबर फंक्शन जो है इसका ऑब्जेक्ट जो है ना वो dist1 होगा और dist2 जो आपका ऑब्जेक्ट है ना इसके फीट और इंचेस 6 एंड 2.5 वो इसके अंदर आके स्टोर हो जाएंगे d2 के अंदर। और यहाँ पे जो लिखा है ना फीट और इंचेस, तो यहाँ पे फीट एक्सेसिबल होंगे कॉलिंग ऑब्जेक्ट के जो कि dist1 है और इंचेस की वैल्यू जो एक्सेसिबल होगी वो कॉलिंग ऑब्जेक्ट की यहाँ पे एक्सेसिबल होगी और आपका कॉलिंग ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे इस केस के अंदर वो ऑब्जेक्ट है जो कि इस ऑपरेटर के प्लस इक्वल्स ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है। तो बेसिकली ये प्लस इक्वल्स का साइन क्या करेगा कि dist1 के फीट और इंचेस को dist1 के फीट को dist2 के फीट में ऐड करेगा, dist1 के इंचेस को dist2 के इंचेस में ऐड करेगा और ऐड करने के बाद रिजल्ट को dist1 के फीट और इंचेस के अंदर अपडेट कर देगा। तो dist1 के फीट और इंचेस हैं जी 6.25, यानी कि इसके और dist2 का 6 एंड 2.5 6 एंड 2.5, तो dist1 की फीट 6 और 6 dist2 के 6 ऐड करेगा 12, dist1 के इंचेस 2.5 इसकी भी 2.5 ऐड करेगा, रिजल्ट आएगा 5। ठीक है, तो रिजल्ट स्टोर करेगा dist1 के अंदर और हम यहाँ पे जब शो करेंगे कि भाई dist1 का शो डिस्ट, तो शो डिस्ट का फंक्शन चलेगा और शो डिस्ट का फंक्शन आपको फीट और इंचेस की वैल्यू शो करेगा ऑफ द dist1 जो कि होगा 12, 12 एंड 5। ठीक है, मैं इसको डिबग कर लेता हूँ, बिल्ड कर लेता हूँ और इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। पहले तो वो ऑब्वियसली आपको दिखा रहा है dist1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू dist2। ये तो प्रीवियस प्रोग्राम का आउटपुट भी यही था। वी आर बेसिकली इंटरेस्टेड इन दिस आउटपुट कि dist1 के फीट 6 थे, dist2 के भी 6 थे, उसको ऐड कर दिया। dist1 के इंचेस 2.5 थे, dist2 के भी 2.5 थे, उसको आपस में इसने ऐड कर दिया है। ठीक है, अब हम एक ऐसी एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर दोनों के इंचेस अगर हम ऐड करें ना तो वो 12 से ज्यादा बन जाए। ठीक है, ताकि ये जो वाइल लूप है आपका, ये ऑपरेटर प्लस इक्वल्स टू के अंदर जो वाइल लूप है, ताकि वाइल लूप भी चले, क्योंकि इससे पहले वाइल लूप नहीं चली क्योंकि इंचेस की वैल्यू 12 से ज्यादा या 12 के बराबर है ही नहीं। यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पे 2.5 है, ऐड किया तो 5 आ गया विच इज लेस देन 12, तो लिहाजा वाइल लूप आपकी एक दफा भी नहीं चली है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसमें कहता हूँ यार ये है जी 12.5 और ये है जी लेट्स सपोज 22.5, तो 22.5 प्लस 12.5 रिजल्ट आएगा आपके पास इंचेस के अंदर। जब ये ऐड होंगे, इंचेस की वैल्यू भी ऐड होगी ना यहाँ पे, ये इस ऑपरेटर प्लस इक्वल्स टू के अंदर इंचेस की वैल्यूज, दोनों ऑब्जेक्ट्स के इंचेस की वैल्यूज आपस में जब ऐड होंगी, ऐड होने के बाद रिजल्ट आएगा dist1 ऑब्जेक्ट के इंचेस के अंदर और dist1 का जो इंचेस है, ठीक है, उसकी वैल्यू चेक की जाएगी कि अगर वो 12 या 12 से ज्यादा है तो फिर ये वाइल लूप आपका एग्जीक्यूट होगा। तो हाँ जी 12 से ज्यादा है, ये 12.5 प्लस 22.5 आप ऐड करें तो रिजल्ट आपके पास आएगा 35। क्या आएगा? 35 इंचेस की वैल्यू 35 होगी। ठीक है, 30 बिल्कुल 35 होगी। तो ये वाइल लूप आपका चलेगा वाइल इंचेस, यानी कि 35 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। जी बिल्कुल उससे ज्यादा है, तो क्या करो, इंचेस में से 12 माइनस करो और इंचेस को अपडेट करो। तो भाई 35 में से आप 12 माइनस करोगे 35 में से, इनिशियली आपकी इंचेस की वैल्यू है 35, 35 में से 12 माइनस करोगे और रिजल्ट को स्टोर करोगे कॉलिंग ऑब्जेक्ट यानी कि dist1 के इंचेस के अंदर। तो 35 माइनस 12 रिजल्ट आएगा आपके पास 23। ठीक है, और ना सिर्फ ये करो बल्कि कॉलिंग ऑब्जेक्ट के फीट वेरिएबल की वैल्यू भी बढ़ा दो, यानी कि कॉलिंग ऑब्जेक्ट की फीट वेरिएबल की वैल्यू अभी जो dist1 है उसके तो फीट की वैल्यूज तो आपने ऐड कर दी है ना, dist1 के और dist2 के फीट की वैल्यूज आपने ऐड की हैं 6 + 6 12 और वो स्टोर की है अपने कॉलिंग ऑब्जेक्ट के अंदर। तो आपका जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट है उस कॉलिंग ऑब्जेक्ट के फीट की वैल्यू 12 हो जाएगी और जब ये लूप चलेगा तो फीट की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और वो 13 हो जाएगी। दोबारा लूप चलेगा क्योंकि इंचेस की वैल्यू अभी भी 23 है, तो वाइल लूप चलेगा और 23 में से 12 माइनस होगा, 23 में से 12 माइनस होगा और यहाँ पे आपके पास वैल्यू 11 बच जाएगी। ना सिर्फ ये माइनस होगी बल्कि कॉलिंग ऑब्जेक्ट की फीट की वैल्यू एक दफा फिर से जो है वो इंक्रीमेंट होगी, यानी कि 2 दफा इंक्रीमेंट हुई है। dist1 के फीट की वैल्यू और dist2 की फीट की वैल्यू ऐड होके इसका रिजल्ट आया था 12 + 2 14, क्योंकि 2 दफा आपकी फीट वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई है। तो इस प्रोग्राम को रन करेंगे और ये आपको दिखाएगा 14 फीट एंड 11 इंचेस। ठीक है, इसको मैं बिल्ड कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कोई एरर अगर है तो मुझे बता दे। ओके, कोई एरर नहीं है, इसको रन कर लेते हैं। तो ये आपसे कह रहा है कि वैल्यू ऑफ फीट 14 फीट है और इंचेस हैं 11। तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, आई बिलीव के ये अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने देखे हैं ये आप लोगों को समझ आए होंगे। बाकी जो है हमारा, चूँकि ये प्रोग्राम और भी हैं, ठीक है, तो इसको हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको
कंप्लीट कर लें, क्योंकि आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर हम जो है बेसिकली जो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर है इसको ओवरलोड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबस्क्रिप्ट नोटेशन जो है वो हमें पता है अरेज के साथ हम लगाते हैं, उसको यूज़ करते हैं, तो इसको हम ओवरलोड करेंगे। तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट कि मेरे इस चैनल को काइंडली आप जो है सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको आज की इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो, तो इस वीडियो को भी जो है आप लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं, इसको कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस को काइंडली एटलीस्ट एक दफ़ा यूट्यूब पे ज़रूर देख लें कंप्लीटली। ठीक है, तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उस वक्त तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।